तो देखो आज हम लोग का अभी जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, आप लोग ध्यान सुनिएगा। देखो पॉलिटी में क्या है, अभी न्यायपालिका चल रही है। तो न्यायपालिका कैसी होती है भाई, जैसे मान लीजिए आप कोई क्राइम करो, आप तो पुलिस वाले बनोगे आगे चल के, या कोई कुछ और बनेगा, कोई सीडीएस में जाएगा। तो देखिए ऐसा है कि आप न्यायपालिका में, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए कोई ये मुखर्जी नगर है, यहीं पे मान लीजिए कोई अपराध हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए मान लीजिए, तो पुलिस आपको सबसे पहले क्या करेगी, कहाँ ले जाएगी, सेशन कोर्ट ले जाएगी, है ना। तो हमारे यहाँ 4 टाइप की कोर्ट होता है। तो पहला क्या होता है, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट बोलते हैं इसको, सेशन कोर्ट। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय, ठीक है। दूसरा आपका कोर्ट, आप जब यहाँ से मान लीजिए आपको जो भी होगी, सज़ा हो गई या कुछ भी हो गया, सज़ा वजा हो गई, उसके बाद आप कहाँ जाते हो, जिला न्यायालय। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दूसरा कोर्ट क्या कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको क्या बोलते हैं, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय, ठीक है। हाँ, सिविल कोर्ट ऐसा होता है कि जैसे सिविल कोर्ट क्या होता है, एक छोटे टाउनशिप के लिए होता है। जैसे टाउन है, मान लीजिए जैसे आप पहली बार जो जज बनते हैं, जैसे आप जज का एग्ज़ाम होता है, जज का एग्ज़ाम होता है। जैसे क्या होगा कि आप जैसे दिल्ली में हो तो दिल्ली जुडिशरी चलती है, दिल्ली जुडिशरी। जैसे आप यूपीएसआई, एमपीएसआई, हरियाणा एसआई, तो ऐसे ही दिल्ली जुडिशरी, ऐसे हरियाणा में हरियाणा जुडिशरी। तो वहाँ से क्या होगा, वो एक परीक्षा देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद क्या होगा, उसमें आप जज बनोगे। तो सबसे पहले जज कहाँ बनोगे, सत्र न्यायालय में बनोगे, यहाँ पे बनोगे। इसको क्या बोलते हैं, सेशन कोर्ट बोलते हैं। जैसे आपका छोटा सा विवाद हो मान लीजिए मुखर्जी नगर में, तो आपको सबसे पहले यहाँ आसपास सेशन कोर्ट बना होगा, तो आपको उसके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, पुलिस पकड़ेगी। अब पुलिस पकड़ने के बाद 24 घंटा में आपको सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर देगी। अब सत्र न्यायालय आपको हो सकता है जमानत दे दे, या आपको सुने तो आप सोचे कि नहीं ज़्यादा अपराध नहीं है, तो आपको छोड़ भी दे, है ना, उसके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए सत्र न्यायालय ने क्या किया, आपको सज़ा दे दिया कि आपने लड़ाई झगड़ा करते हो, 2 महीने का पनिशमेंट। तो आप क्या करोगे, 2 महीने का अगर पनिशमेंट आपको नहीं लेना है तो आप क्या करोगे, जिला न्यायालय में आगे जाओगे आप, कि हो सकता है जिला न्यायालय आपको छोड़ भी दे, है ना। तो टाउन जो छोटा एरिया का जो कवरेज होता है उसको सत्र न्यायालय बोलते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लो सब छोटी जगह के लिए होता है। लेकिन जब आप जब आगे फॉरवर्ड करते हो अपने केस को, तो वो जिला न्यायालय में जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मान लीजिए आपको पनिश कर दिया गया, आपको सज़ा दे दी गई, तो आप न्याय लेने के लिए कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट या उच्च, ये इसको क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, इसको क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। और चौथा जो होता है, जो सबसे बड़ी बॉडी कहलाती है, उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना। जैसे मान लीजिए आपको अब यहाँ भी सजा पड़ गई, तो आप जाते हो कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, ये देखिए। तो अब आप मान लीजिए आपने क्राइम मुखर्जी नगर में किया, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ, तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, सत्र न्यायालय में आपको ले जाया जाएगा। सत्र न्यायालय में आपको मान लीजिए अगर सजा पड़ गई, हो सकता है भाई अब आपके साथ क्या होगा, भाई आप आगे क्यों जाओगे, आपके साथ आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे को सत्र न्यायालय ने जो सज़ा दी है मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ, गलत तरीके से मेरा हुआ है, तो आप उसकी सुनवाई कहाँ कर सकते हो, जिला कोर्ट में। जिला के बाद फिर क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होता है, और लास्ट हियरिंग कहाँ है, राष्ट्रपति के पास जाता है आदमी। अगर लास्ट मान लीजिए तो यहाँ पे जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट, जैसे आप खुद देखिए, जैसे क्राइम हुआ मान लीजिए हमने मर्डर कर दिया, तो हमको सज़ा मिल गई फांसी की। उसके बाद तो कहाँ मिली, पहले सत्र न्यायालय में होगी, सत्र से फिर आपको लगता नहीं यार मुझे फांसी नहीं देनी चाहिए, गलत हुआ, मेरे को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल पाया, तो आप क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे जिला न्यायालय के लिए। जिला न्यायालय में मान लीजिए आपको मिल गया, फांसी दे दी गई, सेम केस को रखा गया, आप जाओगे हाई कोर्ट जाओगे। हाई कोर्ट क्या होता है, किसी भी राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, राज्य का। जैसे आप यूपी से हो तो यूपी में कहाँ पे है हाई कोर्ट, इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, प्रयागराज और लखनऊ में उसकी बेंच बनाई गई है, तो आप वहाँ जाओगे। अगर वहाँ से भी मान लीजिए सज़ा मिल गई तो आप सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आओगे, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, ठीक। और उसके बाद अगर वहाँ भी मान लीजिए सज़ा मिल गई तो आप क्या करोगे, राष्ट्रपति के पास भी कर सकते हो। तो कई हुआ है, ऐसा भी हुआ है कि आप सेशन कोर्ट ने सज़ा दे दी,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा दे दी लेकिन हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, तो उसमें क्या देखा जाता है, चेक किया जाता है। जैसे मान लो आपको लगता है, आपको वकील के माध्यम से आप बताओगे कि इन मीडियम्स को नहीं देखा गया है, इसमें भी ध्यान देना चाहिए। अगर लगता है हाई कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा, कई बार हाई कोर्ट में सज़ा हो गई, सुप्रीम कोर्ट में आपको कम सज़ा हो जाती है, आप बरी हो जाते हो। कुछ बार ऐसा भी हुआ है कि सबने सज़ा दे दी लेकिन राष्ट्रपति ने क्या किया, आपकी सज़ा को कम कर दिया। या राष्ट्रपति का अधिकार होता है, राज्य के गवर्नर को अधिकार होता है कि आपके सज़ा को कम कर सके, यही है न्यायालय। तो हमको न्याय व्यवस्था का है। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि जजों का, जज जो होते हैं भाई, जज मान लीजिए, देखिए जैसे आप देखिए, जैसे सेशन कोर्ट में कहाँ से आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। जैसे राज्य आपका यूपी स्टेट है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जुडिशरी सर्विस होती है, उत्तर प्रदेश न्यायिक व्यवस्था के लिए सर्विस होती है, उसका बाकायदा एग्जाम परीक्षा होती है, उसमें वो लोग परीक्षा देते हैं, स्पेशलाइज पोस्ट है, उसमें वो लोग परीक्षा देते हैं जो इसने लॉ किया हो, LLB किया हो। LLB करने वाला जो बच्चा होता है, हम लोग नहीं, कोई भी जो नॉन LLB है वो नहीं दे सकता है, मतलब लॉ की पढ़ाई करने वाला ही उस एग्ज़ाम को दे सकता है। मान ली एग्ज़ाम हमने दिया, एग्ज़ाम हम क्रैक कर गए, फिर हमारा क्या होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद हम सेलेक्ट हो गए, तो हमको सबसे पहले जो हमको मिलेगी, हमको पोस्ट, तो हमको सत्र न्यायालय में हम लोग रहेंगे, सेशन कोर्ट में रहेंगे। सेशन कोर्ट के बाद क्या होता है, राज्य में, जैसे यूपी की बात कर रहा हूँ, तो आप हो गए। अब उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गवर्नर क्या करता है, गवर्नर और हाई कोर्ट क्या करते हैं, सर्च कमेटी बनाते हैं, इसको कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। अब बताऊँगा, जैसे मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाना है, आप सब जज हो, आप भी जज हो, आप भी जज हो, आप भी जज हो, सब लोग जज हैं। अब इनमें से हाई कोर्ट क्या करेगा, एक कमेटी बनाएगा, गवर्नर की सलाह, गवर्नर भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा, मतलब गवर्नर को भी रखा जाएगा। अब वो सर्च कमेटी जो हाई कोर्ट होती है, अपना कॉलेजियम सिस्टम होता है, 5-6 उसके लोग होते हैं, वो करेंगे। मान लीजिए लगा कि भाई ये और ये लोग, 2 लोग अच्छे लोग हैं, इन लोग का काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, सेशन कोर्ट में बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके बाद इनको क्या प्रमोट कर दिया जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा और ये आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कुछ समय बाद हो सकता है आप लोग भी आ जाओ, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गवर्नर और हाई कोर्ट, मेन हाई कोर्ट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं लोग। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ गए, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप दोनों काम कर रहे हो, कुछ समय बाद हो सकता है आप लोग भी आ जाओ। अब इसके बाद अब आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते रहोगे। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद अब आपको हाई कोर्ट में आना है, प्रमोशन आपका होगा, तो हाई कोर्ट में भी ऐसी काम होगा। हाई कोर्ट की कमेटी होगी, वो क्या करेगी, सर्च करेगी। अब मान लीजिए हाई कोर्ट में आप 4 लोग काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहे हैं, अब वो चेक करेंगे कि आप लोग कितने अच्छे रहे, आपने कितना अच्छे फैसले दिए, आपके ऊपर कोई करप्शन के चार्ज नहीं है, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है ना, आपके ऊपर कोई भी बैंक रब्ड या किसी प्रकार का बैंकिंग का कोई फ्रॉड नहीं है। इसमें देख के चेक करके हो सकता है कि आप 2 को न ले, इन 2 को हाई कोर्ट में की कॉलेजियम टीम जो है आपको हाई कोर्ट में जज अपॉइंट कर दे। तो आप लोग भी जा सकते हो, वकील भी जा सकते हैं, लॉयर्स होते हैं, याद रखिएगा, लॉयर्स को भी अधिकार होता है हाई कोर्ट में जज बनने का। बस अंतर क्या होता है, प्रैक्टिस का अंतर आ जाता है। 10 साल आपका 10 साल जुडिशरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वकील अगर है कोई तो 10 साल उसकी वकालत होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आप दोनों फुलफिल करते हैं तो आप लोग को हाई कोर्ट में प्रमोट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, हाई कोर्ट में आप जा सकते हो, तो हाई कोर्ट में आप आ जाओगे। अब हाई कोर्ट में आप काम करोगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आपको अगर मान जाना है, मान लो इन 2 बच्चों को, इन 2 को सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो अब क्या होगा, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम टीम होती है, 5 मेंबर की कमेटी होती है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है और 4 मेंबर और अनदर मेंबर होते हैं। वो क्या करेंगे, पूरे देश के हाई कोर्ट से सर्च करेंगे। मान ली 4 सीट खाली है, तो 4 सीट के भरने के लिए पूरे जगह देखेंगे। उसमें से ये देखा जाता है कि कौन सा जज अच्छा है, कितनी एफिशिएंट है, कितना अच्छा काम कर सकता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज भी आ जाते हैं। तो जजों का अपॉइंटमेंट जो होता है, पहली बार जब आते हैं तब तो एग्जाम के माध्यम से आते हैं, परीक्षा के माध्यम से आते हैं, लेकिन उसके बाद जो आते हैं वो टीम इनको सर्च करती रहती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनको ले जाती है। अगर हाई कोर्ट वाला काम करेगा तो 62 साल 62 ईयर्स काम करता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में वही है तो 65 साल काम करता है, 65 ईयर। ठीक है। अब बनने के लिए क्या चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। मिनिमम एज नहीं दी है लेकिन मैक्सिमम एज दी हुई है। हाई कोर्ट का जज बनना है तो 62 साल 62 ईयर्स तक ही काम करेगा,
और अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो 65 साल तक काम करेगा। ये कुछ नियम हैं जो नियम बनाए गए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे आता है, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में जज, भाई सुप्रीम कोर्ट में जज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वाकई। और टोटल कितने जज होते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन में आएगा टोटल जज कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो टोटल होते हैं 34 याद रखिएगा। 33 जो 33 जज होते हैं, ये जज होते हैं, जजेस प्लस एक जो बंदा होता है ये होता है CJI, इसको बोलते हैं चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जैसे अभी बी रमन्ना करके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है। और अलग लोग आ रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संख्या कितनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप बताओगे टोटल संख्या 34 है, 34। इसमें से 33 जो है जज है और एक जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है ना, जिसको आप CJI बोलते हो। तो चीफ जस्टिस कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, और चीफ जस्टिस कहाँ होता है, हाई कोर्ट में भी होता है। बस अंतर है कि उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, भारत का मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश तो देखो ऐसा होता है कि भाई जैसे आप कहोगे कोई भी न्यायाधीश जो होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होता है, उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन उसकी शपथ वगैरह पूरी चीज़ें जो हैं, जैसे आप यहाँ शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर दिलाता है राज्य में, और वहाँ पे जो है चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, और अनदर को अपॉइंट जरूर करता है, लेकिन जो शपथ दिलाने का काम है वो चीफ जस्टिस ही करा देता है, ठीक है। किसके बिहाफ में, राष्ट्रपति के बिहाफ में शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को ही माना जाता है कि उसने ही अपॉइंट किया, नियुक्त किया है। आपसे क्वेश्चन आता है कि जजेस को कौन अपॉइंट करता है, तो आप बताओगे जजेस को जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको अपॉइंट राष्ट्रपति करता है, हाई कोर्ट के जज भी अपॉइंट राष्ट्रपति के माध्यम से ही होते हैं, लेकिन उनको शपथ जो होती है, जैसे वहाँ की शपथ कौन दिलाएगा, गवर्नर दिलाएगा, और यहाँ की शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। तो राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिलाता है, अनदर जजेस जो होते हैं वो शपथ CJI से लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है। अब आज हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज को लाते कैसे हैं और हटाते कैसे हैं, इनका अलग अलग तरीका है। तो तरीकों को थोड़ा समझ लोगे तो क्वेश्चन आप आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। तो देखिए अब इसमें से सिस्टम देखिए, सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ अभी। भाई छोटा तो पता चल गया, सत्र न्यायालय का तो पता चल गया कि परीक्षा के माध्यम से आते हैं, ये तो पता चल गया। आपसे क्वेश्चन आता है सेशन कोर्ट के जजेस कैसे आते हैं, इन द बेसिस ऑफ द एग्जाम, परीक्षा होती है, हर स्टेट का अपना जुडिशरी एग्जाम होता है। जैसे आप मान लो यूपी से, हरियाणा से हो, आप उत्तराखंड से हो, हर जगह का अपना जुडिशरी का एग्जाम होता है और उसके माध्यम से लोग आते हैं। डिस्ट्रिक्ट में मैंने बता ही दिया, सर्च कमेटी ढूंढ के लाती है, हाई कोर्ट में भी ऐसे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे आते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट को बात हम अभी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाँ बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति होती है, जो अपॉइंटमेंट जिसको आप बोलते हो, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस या नियुक्त जजों की नियुक्ति, या ऐसा कह सकते हो न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक, न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब ये कैसे होगी, इसका एक सिस्टम होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलेजियम सिस्टम। अब मैं पूरा आज समझा देता हूँ, कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। देखिए कॉलेजियम सिस्टम, इसको इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को कॉलेजियम बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब कॉलेजियम में होता क्या है ये समझने की बात है। टोटल देखिए ऐसा होता है, कॉलेजियम में एक क्या बनाया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है, इसको क्या बोलेंगे, कमेटी। अब इस कमेटी में कितने लोग होते हैं, टोटल 5 मेंबर मान लीजिए होते हैं। तो 5 मेंबर कौन होगा, एक तो CJI होगा, चीफ जस्टिस होगा, प्लस 4 एंड अदर जजेस, मतलब CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और साथ में सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जो उच्चतम न्यायालय आपका है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे मान लीजिए जज हाई कोर्ट्स, मान लीजिए 34 में से
34 में से 6 जज कम गए तो बचे कितने? 28 बचे। तो अभी मान लीजिए 28 जज हैं, तो 28 जज हैं तो बाकी काम तो प्रभावित होगा। तो अब मान लीजिए अब जज जो 6 जज हैं उनको लाना है, तो लाने के लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले कमेटी बनाई जाएगी। अब कमेटी क्या करेगी? अब कमेटी कैसे बनाते हैं? आप जैसे पूछे कमेटी कैसे बनती है, तो कमेटी बनाने के लिए देखिए ऐसा होता है, एक चीफ जस्टिस तो होता ही होता है, साथ में ये देखा जाता है कि जो सीनियर जज हैं, ज़्यादातर सीनियर जजों को ही लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के बाद सेकंड जो सीनियर मोस्ट होगा, सीनियर होगा, उसको लेंगे। उसके बाद 3, 4, 5 ऐसे लेते जाते हैं, वो अपने हिसाब से। ये चीफ जस्टिस का अधिकार है, चीफ जस्टिस किसको ले। चीफ जस्टिस ने कमेटी बना दी। अब ये कमेटी का काम क्या होगा? ये कमेटी सर्च करेगी पूरे देश से। पूरे देश में कितने हाई कोर्ट हैं? टोटल 24 हाई कोर्ट, याद रखिएगा, 20 हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय टोटल जो है 24 हाई कोर्ट हैं आज की डेट में। पहले 22 हुआ करते थे, अब 24 हैं, 24 हाई कोर्ट। अब आप पूछोगे, कभी एक क्वेश्चन आपसे ये आता है कि सर टोटल राज्य तो ज़्यादा है, टोटल 28 राज्य हैं, और 2 अगर देखा जाए तो यूटी के भी राज्य ही हैं, पुदुचेरी और आपका दिल्ली, तो सर टोटल तो 30 हो गए, लेकिन हैं 24 हाई कोर्ट। ऐसा क्यों? तो ऐसा होता है कि देखिए कई हाई कोर्ट ऐसे होते हैं, इनके पास ये अधिकार होता है कि ये 1 से 2 से 3, 4 स्टेटों को कवर करते हैं। जैसे आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट वाले, तो नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट असम में है। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको डील करता है कौन? गुवाहाटी हाई कोर्ट। ऐसे आप देख लो, कलकत्ता है, बंगाल कलकत्ता है। कलकत्ता हाई कोर्ट क्या करता है? जो आसपास के जो राज्य, जैसे पुदुचेरी है, आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब है, इनको डील करता है। जैसे चंडीगढ़ आप देख लो, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब दोनों का हाई कोर्ट है कि नहीं है? ऐसे आप बॉम्बे देख लो, मुंबई जो है आपका, तो मुंबई में क्या होता है? गोवा, साथ में आपका इधर जो है लक्षद्वीप, दमन दीव जो वेस्टर्न साइड में है, इन सबको डील करता है। बात समझ में आ गई? तो एक ये नियम ये भी होता है कि एक हाई कोर्ट कई राज्यों को भी देख सकता है, और होता है इसीलिए हर राज्य में हाई कोर्ट नहीं है। टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 24। ये क्वेश्चन आएगा आपसे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 24 हाई कोर्ट है हमारे देश में, और उनमें से एक से ज़्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ पर 24 ही है टोटल। अब उन 24 हाई कोर्टों में से सर्च किया जाता है कि भाई क्या देखा जाएगा? पहली बात तो एज अक्रॉस नहीं होनी चाहिए, 62 साल तक एज ही दी है, ठीक है, तो पहली चीज़। दूसरा क्या देखा जाता है कि भाई उसका कार्य करने की प्रणाली कैसी है, केस कितना निपटाया है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं लगा है, कोई बैंक का दिवालिया तो नहीं है ना, मतलब ये सब देखे जाते हैं। अगर ये सब सही हैं तो मान लीजिए हमको सर्च करना 6 लोग का, तो हमने इनको ले लिया, मान लीजिए ये यूपी हाई कोर्ट से है, इनको ले लिया गया हिमाचल हाई कोर्ट से हैं, ये को मान लिया झारखंड हाई कोर्ट से हैं, आप बिहार हाई कोर्ट से हो, आप उत्तराखंड हाई कोर्ट के हो, आप लोग अच्छे लोग हो। आपको सर्च कमेटी क्या करेगी? ला के यहाँ पे क्या करेगी? नंबर कर देगी, लिस्ट बना दी, आप लोग को ला दिया। अब लाने बस से कुछ नहीं होता है, लाने के बाद वो लिस्ट को किसके पास भेजा जाता है? वो भेजा जाता है लोकसभा में। लोकसभा मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेजा जाता है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मान लो कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कि इसके नाम पे उनको समस्या है कि ये आदमी हमको सही नहीं लगता। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री जो होते हैं, जो केंद्र के मंत्री होते हैं, उनको ये लगता है कि ये आदमी हमें सही नहीं लग रहा है, तो वो क्या करेगा? फिर से रिवर्स करेगा, इसको बोलेगा कि इनको आप फिर से विचार कीजिए इनके नाम का। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोबारा लौटा दिया, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होता है कि वो इनको हटाए या ना हटाए। मान लीजिए मिनिस्टर ने बोला कि हमको आपत्ति है, लेकिन आपत्ति अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं लग रही है, मतलब उनके कमेटी को नहीं लग रही है, जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, इसको अगर नहीं लग रही है कि हमको प्रॉब्लम सही बोल रहा है या है, तो वो उनका अधिकार है कि इसको हटाए या ना हटाए। मान लीजिए फिर से उन्होंने सारे नाम सेम भेजे, फिर से भेज दिए, दोबारा उनको मानना ही पड़ेगा, दोबारा वो आपत्ति नहीं कर सकते। एक बार आपत्ति करने का अधिकार है। हालांकि ये आज बता दूं कि एक बार जब भेजा जाता मंत्रियों के पास, तो होता क्या है कि कोई समय निर्धारित नहीं है कि दोबारा वो लौटाए, कितने समय तक लौटाए। जैसे मान लीजिए हमने प्रपोजल मंत्रियों, आप लोग मंत्रियों आपके पास भेज दिया, अब आप लोग का अभी आपने रख लिया उसको,
अब उसमें टाइम नहीं दिया कि आप कितने समय में उसको वापस करोगे। इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उठाते हैं और इसको रखे रहते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है 2-2 साल तक उन्होंने नाम को रोक के रखा है। ये गलत है, काम प्रभावित होता है। तो अगर उसने एक बार वापस कर दिया तो फिर दोबारा इस सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी दोबारा भेजेगी तो उनको मानना कंपलसरी है। मान के किसके पास भेजेंगे? राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। और राष्ट्रपति क्या करेगा? उनकी नियुक्ति करेगा। फिर नियुक्त करेगा अपॉइंटेड बाय द। आपसे क्वेश्चन अगर आए कि जजों की नियुक्ति कौन करता है तो आप बोलोगे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजों का। अगर हाई कोर्ट के जजों की बात आए तो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर उधर दिलाता है और इधर कौन दिलाता है? सीजीआई दिलाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस सिस्टम, पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। कॉलेजियम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, हालांकि मैंने कॉलेजियम में बताया था इस सिस्टम को बदला भी गया। बदलने की कोशिश किसने किया? संसद ने किया। संसद ने एक बार 8 मेंबर की कमेटी बनाई थी। 8 मेंबर कमेटी में 4 मेंबर जजेस के होंगे और 4 मेंबर पॉलिटिकल पार्टी से होंगे। इसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, इसमें अपोजिशन जो विरोधी पार्टी उसका एक लीडर होगा, इसमें एक आपका कानून मंत्री होगा और एक आपका अनदर मेंबर होगा। लेकिन इसको क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो सिस्टम है, नियुक्ति संबंधित जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, ये हमारा विशेषाधिकार है और इस विशेषाधिकार को संसद छू नहीं कर सकती। हालांकि संसद चाहती इसके लिए बिल लाके इसको बदल सकती है, संसद के पास तो अधिकार होता है। संसद से बड़ा कुछ नहीं है, संसद जो चाहेगी वो करेगी। लेकिन संसद ने फिर बोला टकराव होगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका में या विधायिका में टकराव नहीं होना चाहिए। जो विधायिका होती है, न्यायपालिका, इनमें टकराव नहीं होना चाहिए और न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव नहीं होना चाहिए। तो टकराव से बचने के लिए उन्होंने बोला ठीक है, आप जो कर रहे हो करते रहो। तो ये कॉलेजियम सिस्टम होता है। हालांकि इसका विरोध बहुत किया जाता है। पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसा सिस्टम नहीं दिया है कि जज अपने लोगों की जज खुद ही नियुक्ति करें। ऐसा कहीं नहीं है। सिर्फ भारत ऐसा देश है जहाँ पे ऐसा है। तो इसको बदलने की ज़रूरत थी, कोशिश की गई, लेकिन कोशिश सफल नहीं हुई क्योंकि टाइम पीरियड वाला पे कोई नहीं है ना। टाइम पीरियड का भी है कि भाई टाइम पीरियड आपको, जैसे जो प्रपोजल भेजा गया उस प्रपोजल को आप देख के दोबारा उसको फिर लौटा दो आप, लेकिन इसमें कोई निश्चित टाइम ही नहीं है। कई बार तो ऐसा हुआ है 2-2 साल रोक के रखा है। सुप्रीम कोर्ट का जज बार बार बोल रहा है कि आप अपने नामों को बताइए, लेकिन वो लोग बताने को तैयार नहीं है। जानते हैं कि अगर दोबारा भेजा तो फिर से वही सहमत बन गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सिस्टम कहलाता है कॉलेजियम सिस्टम। अब आपसे क्वेश्चन पाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है, तो आप बताओगे कॉलेजियम सिस्टम। हिंदी में भी कॉलेजियम ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो COLLEGIUM, तो दिस सिस्टम कॉल्ड कॉलेजियम सिस्टम, ठीक। तो आप नियुक्ति, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, तो इसको, इस सिस्टम, पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं जजों को हटाया कैसे जाएगा। ये अनदर जजेस, ये यहाँ पे ये 5 मेंबर्स होते हैं। 5 मेंबर कमेटी बनाई जाती है, 5 मेंबर की कमेटी, ऐसा लिख लीजिए 5 मेंबर कमेटी जो कमेटी बनेगी उसमें 5 जजेस होंगे जो कि सर्च करेंगे। और ये किसका अधिकार होता है? जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है वो कमेटी बनाता है। वो कमेटी बना के क्या करता है कि चीज़ों को डील करता है। सर आपने बताया कि कोई प्राइवेट वकील वगैरह भी नहीं, तो प्राइवेट वकील तो रिमूवल में आएगा ना अभी। हाँ, अभी अब आपको बताता हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, लिख लीजिए पहले, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया कैसे जाता है। लादा समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। अब हटाने की बात करते, तो हटाना बहुत इंपॉर्टेंट। रिमूवल, देखिए क्या होता है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, यस कमिंग, हाई कोर्ट के जज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, इनको आप ऐसे नहीं हटा सकते। फ्री, इसको क्या बोलते हैं? फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका कब होगी? जब आपके पास ये डर नहीं होगा कि आप ऐसा इधर बैठ जाओ तो सबको दिखेगा, नहीं तो आप लंबे हो काफ़ी अच्छी बात है, वो तो आई ग्लेड खुद। बस क्या होता है कि हाँ, आप सही है। तो देखिए क्या होता है कि अब आपके अंदर, अगर मान लीजिए आपके अंदर डर हो, आप मान लीजिए किसी पोस्ट में हैं, आप मुझसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि मैं आपको निकाल सकता हूँ। तो आपको मैं कोई धमकी दूंगा तो आप उस चीज़ को सोचोगे 4 बार,
और हो सकता मान भी जाओ, क्योंकि आपको अपनी जॉब जाने का डर है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको अपनी जॉब जाने का डर नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे मैं सही करूँगा। जैसे मैंने कुछ गलत काम आपसे बोला, तो गलत काम बोलूँगा तो आप क्या बोलोगे, सर मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं बोलो नहीं करोगे तो मैं जॉब से कर दूँगा। बोलो सर आप जो कर लो, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरी हिम्मत नहीं है आपको हटा देने की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका भाई आज की डेट में भगवान दो ही होते हैं, इस कलयुग में भगवान दो हैं, एक डॉक्टर एक जज। डॉक्टर को आप अपनी जान समर्पित कर देते हो, डॉक्टर आपकी जान बचा दिया तो आप भगवान ही है, वो आपकी जान बचाने की जिम्मेदारी उसकी है। ऐसे आप जज मान लो, अब जज आपको फांसी दे दे तब वो भी मार सकता है आपको, लेकिन और कोई ऐसा अधिकार नहीं है। तो इसलिए न्यायपालिकाओं में बहुत ज़्यादा शुचिता होनी चाहिए, है ना, प्योरिटी होनी चाहिए कि गलत फैसले ना हो। अब गलत फैसले, मान लीजिए आप इनोसेंट हो, आपको ऊपर गलत आरोप लगाया गया, आपको 2 4 5 साल की सज़ा दे दी जाए, आपका पूरा जीवन खराब नहीं हो जाएगा? मान लीजिए गलत तरीके से किया गया। अब आप इनोसेंट, आप पढ़ने लिखने आए हो, आपने सपने हैं कि मैं आगे चल के ऑफिसर बनूं, देश की सेवा करूं, पता चला 5 साल की सज़ा मिल गई, आपका जीवन तो ख़त्म। अब आप नौकरी पाओगे नहीं, कुछ और कर सकते नहीं, तो दिक्कत होगी। तो ये आखिर आपके साथ अन्याय होगा अगर गलत हुआ है तो जज ऐसे जज बनने चाहिए जो वाकई अच्छे हों, भ्रष्टाचार उनमें ना हो, वो क्या शुचिता हो उनके अंदर, न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते हों और आपके लिए जिम्मेदार हों। अगर वाकई कहा गया है कि 100 गलत आदमी छूट जाए चल जाएगा, लेकिन एक इनोसेंट आदमी, एक अच्छा आदमी को सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। तो इसलिए भगवान दो ही हैं, डॉक्टर और जज। तो अब जजों के लिए, इसलिए जजों में हमने क्या किया, स्वतंत्र न्यायपालिका, जो कि अमेरिका से हमने लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए क्या होना चाहिए, आपकी जो जॉब है कोई ऐसे नहीं निकाल सकता है। अगर प्राइम मिनिस्टर भी बोले कि आप मेरा ये काम करिए, नहीं तो मैं आपको हटा दूंगा, आप बोलोगे सर आप हटा दो, मैं गलत नहीं करूंगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि ऐसे ही हटा देगा। समझ गए? क्योंकि इतना अधिकार जजों को, देखो राष्ट्रपति को हटाना है बहुत सरल है, राष्ट्रपति को हटाना कोई कठिन काम नहीं है। राष्ट्रपति, मान लीजिए राष्ट्रपति को आप हटाना चाहते हो तो क्या होगा, आप नोटिस वगैरह दोगे, लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होगा, लोकसभा से बिल पास होगा, राज्यसभा से बिल पास होगा और राष्ट्रपति को हटा दिया जा सकता है। लेकिन जजेस को हटाने के लिए प्रक्रिया बहुत लंबी है, जान के वो प्रक्रिया लंबी बनाई गई है कि आसानी से जजों को हटाया ना जा सके। जब वो प्रक्रिया को अगर पालन किया जाएगा, मतलब बाकी जज ने अपराध किया है और अपराध किया है तो नेचुरल उसको सज़ा मिलेगी। तो अब हटाने की प्रक्रिया क्या होती है जज की, ये हमें देखना है। तो देखिए जजेस का आप लोग देखोगे कई जगह आपको लिखा मिलेगा इम्पीचमेंट और कई जगह मिलेगा रिमूवल। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करते हैं हम लोग, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट। आप लोग लिख सकते हैं रिमूवल मतलब बर्खास्त करना, जज न्यायाधीशों को बर्खास्त करना, कहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के। ठीक, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बर्खास्त कैसे करेंगे। देखिए पहला सिस्टम क्या होता है, इसमें कंडीशन है, आप समझिएगा, पहले समझ लीजिए, मैं लिखा भी दूंगा आप लोग को। पहली कंडीशन ये होती है कि आपको हटाना है, तो जैसे मान लीजिए आप जज हो, आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा, आप कहाँ के हो, आप सुप्रीम कोर्ट के ही हो, मान लीजिए आप चीफ जस्टिस नहीं हो, आप अनदर जजेस हो, आपके ऊपर आरोप लगा। अब आरोप लगेगा तो क्या होगा कि सबसे पहले आरोप लगाया जाएगा और 14 डेज बिफोर आपको नोटिस दिया जाएगा कि आपके खिलाफ हम लोग रिमूवल लाना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके खिलाफ रिमूवल आएगा, और ये रिमूवल कहाँ से आएगा, ये डिसाइड या तो लोकसभा से आ सकता है या तो राज्यसभा से आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा से आ सकता है, दोनों जगह से आ सकता है। मान लीजिए राज्यसभा से, अगर राज्यसभा से या लोकसभा से, अब राज्यसभा से मान लीजिए लाते हैं आप, तो उसमें से ये कंडीशन होनी चाहिए कि अगर लोकसभा से आप लाते हो तो कितने लोगों का साइन होना चाहिए, 100 लोग का सिग्नेचर होने चाहिए। और अगर राज्यसभा से आप लाते हो तो 50 लोगों का साइन होना चाहिए। मान लीजिए इनके खिलाफ लाना है तो ऐसे नहीं ला सकते बिना, भाई एक साइन करके आपको देना पड़ेगा कि हम लोग इतने मेंबर चाहते हैं कि आपको बर्खास्त किया जाए, रिमूवल लाया जाए।
तो सबसे पहले 14 दिन पहले नोटिस, और नोटिस के बाद 100 मेंबर के साइन होने चाहिए। 100 कहाँ होंगे? अगर लोकसभा से चालू होगा तो 100, अगर राज्यसभा के मेंबर भी ला सकते हैं तो राज्यसभा से लाएंगे तो 50 सदस्यों के साइन होने चाहिए। अब क्या करेंगे? अब ये साइन हो जाएगा। साइन होने के बाद मान लीजिए आपने कहाँ से लाया? राज्यसभा से आप ला रहे हो, राज्यसभा से आप ला रहे हो, तो राज्यसभा में सबसे पहले क्या करोगे? ये किसके पास जाएगा? जो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा, तो अध्यक्ष के पास जाएगा ये कि हम जो हैं ये इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। भाई कोई अपराध किए होंगे तब ना, मान लीजिए इनके खिलाफ कोई अपराध है, कोई इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व रहे हैं, हमें लगता है ये गलत किए हैं, इनको हटना चाहिए, है ना। तो क्या किया जाएगा? राज्यसभा में उस जज के खिलाफ, राज्यसभा में आप दोगे। अब जज जो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, या लोकसभा में अगर होता तो स्पीकर होता, दोनों जगह स्पीकर ही होते हैं। ये लोग क्या करेंगे? इनके अपराध देखेंगे कि आखिर अपराध है कैसा। अपराध दो टाइप के होते हैं, एक सीरियस होता है, बहुत सीरियस अपराध है, एक ऐसा अपराध है कि इनको मान लीजिए काम के दौरान कोई आरोप लगा या कोई साबित तो हुआ नहीं, पुराना कोई आरोप है, आज से 5 साल 10 साल पहले 15 साल पहले, वो भी आरोप का कोई ऐसा आरोप नहीं है, बहुत हीनेस टाइप में। तो उस पोजीशन पे क्या किया जाएगा? जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो चाहे तो वहीं पे रोक दे, आगे बढ़ने ही ना दे, वहीं पे चीज़ों को रोक दे। ये जज के जज बने रहेंगे, जज हटाया नहीं जाएगा इनको। ये राज्यसभा या स्पीकर के पास अधिकार होता है कि वो वहीं पे इस चीज़ को रोक दे। लेकिन मान लीजिए जो आरोप इसके ऊपर लगे हैं वो उसको लगता है कि नहीं नहीं सही आरोप लगे हैं, ये गलत हो सकता है, संभावना है, तो उस चीज़ को चाहे तो आगे बढ़ा सकता है। अब आगे बढ़ाएगा तो क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा तो 3 मेंबर की कमेटी बनाएगा। तो क्या बनाएगा? 3 मेंबर कमेटी, 3 मेंबर कमेटी। अब 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, 3 मेंबर की कमेटी बनेगी। इसमें 3 मेंबर कौन कौन से होंगे? पहला मेंबर होगा CJI, मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये तो होगा। अगर मान लीजिए इन केस चीफ जस्टिस के खिलाफ है तो सेकंड मोस्ट सीनियर जो होगा वो इसकी चेयरमैनशिप करेगा, ये कंडीशन होती है। मान लीजिए किसी और जज के खिलाफ है तो इसमें पहला बंदा होगा CJI, उच्चतम न्यायालय का जो चीफ जस्टिस होगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, वो इसका क्या होगा? चेयरमैन होगा। एक मेंबर ये होगा 3 मेंबर में से। ये जो 3 मेंबर की मैंने जो कमेटी बताई, इस 3 मेंबर से पहला आदमी कौन होगा? CJI होगा। दूसरा मेंबर कौन होगा? एनी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, CJ, एनी हाई कोर्ट CJ, मतलब किसी भी उच्च न्यायालय का, लिख सकते हैं, किसी भी उच्च न्यायालय का क्या होगा? किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। किसी भी उच्च न्यायालय का कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा CJ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखेगा किसको किया जाए, ये कर सकता है, तो वो क्या करेगा? कोई भी एक किसी को भी ले सकता है। और तीसरा होगा एनी प्राइवेट लॉयर, एनी प्राइवेट लॉयर या लॉ प्रैक्टिशनर हो सकता है, लॉ प्रैक्टिशनर भी हो सकता है, मतलब लॉ कानून जानने वाला हो, LLB किया हो, बस ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइवेट हो, गवर्नमेंट से बिलोंग ना करता हो। इसीलिए गवर्नमेंट और प्राइवेट में थोड़ा अंतर होता है। प्राइवेट में ऐसा होता है कि इसमें ये ना लगे किसी को कि भाई कि हम सरकार इसको जबरदस्ती हटाना चाहती है, तो इसमें से क्या करते हैं कि हम लोग प्राइवेट क्या होगा भाई, उसका ओपिनियन अलग हो सकता है, उसकी अपनी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो वो चीज़ें थोड़ा अलग टाइप में होती हैं, तो इसलिए उसको ही लिया जाता है कि भाई गलत किसी के साथ अन्याय ना हो। नियम है, ये नियम है। ये नियम 3 बनाए गए हैं। इसमें एक CJ होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक होगा एनी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और तीसरा जो बंदा होगा वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर होगा, लॉयर होगा, लॉ होना चाहिए, लॉ जानने वाला होना चाहिए। लॉयर क्या होगा? LLB किया है, अगर प्रैक्टिस नहीं भी करता है लेकिन लॉ जानता है वो, तो स्पेशलाइज होना चाहिए, स्पेशलाइज बंदे को ही लिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने हिसाब सीनियरिटी के हिसाब से सीनियर लॉयर को ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये 3 लोग अपनी क्या करेंगे? अपनी कमेटी को इन लोग इंक्वायरी करेंगे, इसके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसकी इंक्वायरी करेंगे, और 25 डेज में क्या करेंगे? 25 डेज में अपनी रिपोर्ट देंगे, 25 डेज में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, और रिपोर्ट में अगर
मान लीजिए इसके खिलाफ जो अपराध लगाए गए हैं वो ये पॉजिटिव होते हैं, मतलब साबित होते हैं कि हाँ इसने अपराध किया है, तब जाके फिर क्या करेगा, जो राज्यसभा का चेयरमैन होगा जो, वो क्या करेगा, वोटिंग कराएगा। तो वोटिंग क्या होगी, राज्यसभा में पहले वोटिंग होगी, फर्स्ट वोटिंग इन द राज्यसभा। तो यहाँ पहली कंडीशन होगी फर्स्ट वोटिंग इन द राज्यसभा। और ये वोटिंग कितने होगी, 2/3 मेजोरिटी से होगी, 2/3 मेजोरिटी, या फर्स्ट वोटिंग मतलब पहली वोटिंग यहाँ होगी, फर्स्ट मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी मतलब 2/3 बहुमत। अब 2/3 बहुमत किसको बोलते हैं कि टोटल संख्या मान लीजिए, देखिए लोकसभा की टोटल संख्या कितनी है, 545 है ना लोग। अभी जो है, अभी एंग्लो इंडियन को हटा देंगे तो अभी टोटल जो लोकसभा में लोग हैं ये 545 हैं अभी, और राज्यसभा में कितने हैं, 245। तो 245 का 2/3 जितना भी होगा, अगर उतने लोग ने वोट कर दिया, मान लीजिए वोट ना करे, मतलब कम वोटिंग हुई, तो वो तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वोट कर दिया तो फिर जाएगा कहाँ, लोकसभा में। लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से, अगेन सेकंड नंबर भी क्या होगा, लोकसभा में 2/3 बहुमत, यहाँ भी 2/3 बहुमत से अगर पास हो गया, दोनों जगह से अगर पास हो गया, तो इनको क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, बर्खास्त कर देगा, तब बर्खास्त होंगे, ऐसे बर्खास्त नहीं होंगे। ये क्या होता है, जैसे एक तो स्टार्ट होता है रिमूवल के लिए, तो सुप्रीम ये लोकसभा या राज्यसभा से, ठीक 50 या हाँ 100 हाँ ठीक है, ठीक। और ये जो फर्स्ट वोटिंग इसलिए होगी जहाँ से स्टार्ट होता है। मान लीजिए जैसे लोकसभा से अगर चालू होता तो पहले वोटिंग लोकसभा में होती, फिर राज्यसभा में होती। अगर राज्यसभा से स्टार्ट तो राज्यसभा से चालू हो जाएगी। हाँ वो तो सिग्नेचर चाहिए ना। मान लीजिए अगर राज्यसभा से आप चालू करना, देखो दोनों को अधिकार होता है, लोकसभा को भी अधिकार है, लोकसभा के मेंबर भी चाहें तो रिमूवल ला सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर भी चाहें तो रिमूवल ला सकते हैं। लेकिन मान लीजिए लोकसभा के लाना चाहते हैं तो उनको 100 मेंबर के साइन चाहिए, क्योंकि लोकसभा की संख्या ज़्यादा होती है और राज्यसभा की संख्या कम होती है, आधा होती है अगर देखा जाए तो जब आधा होती तो आधा चाहिए। अब उनको तो थोड़ी बोलेंगे 100 लाइए आप। तो इतना एक मिनिमम बनाया गया है कि अगर आपको लाना है, इससे क्या होता है ना, इससे ऐसा नहीं होता कि एक आदमी चाहे, अगर ऐसा हो जाए एक आदमी चाहे 10 आदमी चाहे तो रिमूवल जल्दी लाया जा सकता है। 50 मेंबर के साइन लेना राज्यसभा में छोटी मोटी बात नहीं होती है, और 100 मेंबर के साइन लेना छोटी मोटी बात नहीं होती है। अब कोई भी 2/3 बहुमत, देखिए 1/3 भी ला सकते थे, 1/3 लाना सरल होता है, 1/3 कम संख्या होती है, लेकिन 2/3 बहुत ज़्यादा होती है। और 2/3 लाने का मतलब है कि आप वैल्यू होता है, ऐसा नहीं कि आप इतने आसानी से आप ला लोगे। ठीक, तो मतलब ये यहाँ से मतलब अगर ये जो जिसके खिलाफ ये हम ला रहे हैं उसका प्रूफ हो जाएगा, उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। प्रूफ मतलब वो चेकिंग करते हैं, जो 3 जो कमेटी बनाई जाती है, इस कमेटी को इसलिए बनाया जाता है, वो सर्च ही करती है कि भाई मैं कहता हूँ कि ये गलत हैं, तो क्या मेरे बोलने से गलत हो जाएंगे? भाई जज ये बताइए, मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने मेरा ये सामान चोरी किया, तो क्या मेरे बोलने से आप चोरी कर लो हो जाएगा? साबित होना चाहिए ना, गवाह होंगे, वो होंगे, कुछ चीज़ें होंगी। मैं हो सकता गलत आपसे चिढ़ा हुआ हूँ, आपसे गुस्साया हुआ हूँ, वो बातें तो अलग ही है, मैटर ही अलग है। लेकिन आप देखो जब कोर्ट जाता है कोई, या तो कोर्ट किस पे बात करता है, क्यों पट्टी आँखें में बांधी जाती है कि वो कुछ देखता सुनता नहीं है, वो सिर्फ देखता है एविडेंस, प्रूफ। आप जब पुलिस के पास जाते हो, पुलिस आपको जब पकड़ के ले जाती है, तो पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम ये होता है कि आपको पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने प्रेजेंट कर दे, और आपके खिलाफ क्या करती है? केस डायरी तैयार करती है। केस डायरी क्या होती है? केस डायरी में एविडेंस होते हैं, जो आप मान लीजिए आपको आरोप लगा तो आपकी गवाही होगी आपके खिलाफ, आप सुराग होगा। आजकल फोरेंसिक आ गई है, तो फोरेंसिक भी जैसे आपके जो भी हैं चीज़ें हैं, जैसे आपके ब्लूप्रिंट्स हैं, आपके हाथ का थंब इम्प्रेशन, या आपका कोई मार्क मिल जाए, यही सब गवाही उसमें काम आता है ना सुराग में। आप देखते हो जज देखता है, जज ये देखता है प्रूफ क्या क्या है आपके खिलाफ। अगर उसको लगता है कि आपने गलत किया है तो जब देखेगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर उसको समझ में आया कि आपके खिलाफ कुछ नहीं है, आपको छोड़ देगा। पुलिस वाले कई बार आपको पकड़ के ले जाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन कोई गवाही नहीं होती, कोई प्रूफ नहीं होता, तो आप छूट जाते हो। तो जज इस पे बात नहीं करता कि आप क्या बोलते हो, आपके बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आपने मुझे मारा, तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता मारा। मतलब गवाही, आसपास के सराउंडिंग में कुछ लोग होंगे जो गवाही देंगे हाँ इसने मारा,
और इसमें मोटिव देखा जाता है कि आपका मोटिव क्या था मारने का। आखिर आपने मारा तो कोई वजह तो होगी, वजह क्या है? दुश्मनी वजह है, या मैंने हो सकता है मैं आपके साथ मिसबिहेव किया हूँ, आपको मैं कुछ एब्यूज़ किया हूँ, तब आपने मुझे मारा। आपका मोटिव था, आपके साथ गलत हुआ तो आप उसका आपने क्या प्रक्रिया दी, क्रिया की प्रक्रिया हो गई, है ना। लेकिन आपने बेवजह मारा। देखो दोनों कानून में अंतर आ गया। आपने मुझे इसलिए मारा कि मैंने आपके साथ गलत किया, वो मारना और बेवजह मारना दोनों में अंतर होता है। अगर आपने बेवजह मारा तो आपको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, और आपने अगर क्रिया की प्रक्रिया के रूप में मारा तो आप छूट भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पढ़ा है मर्डर भी होता है, जैसे मर्डर भी करते हैं तो मर्डर में क्या देखा जाता है? मोटिव देखा जाता है। क्या आप आखिर मर्डर के पीछे का कारण क्या है? मर्डर के पीछे का कारण, अगर मान लीजिए रास्ते में हम दोनों आ रहे हैं, सीढ़ियों से आए, आप भी आए, आपका धक्का लगा, मैं गिर गया, मेरा सर फूट गया, मैं मर गया, तो आपको क्या सज़ा? कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका मोटिव ही नहीं था मेरे को मारने वारने का। अचानक धक्का लगा, गिर गए थे, दुर्घटना है ये। यहाँ आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा, कोई सज़ा नहीं है आपको। लेकिन आप आए, आपने मुझे देखा, चाकू निकाल लिया, मैं बचाओ, आपस में छीना झपटी हुई और आपने चाकू मार दिया, तो आपको हो सकता है 4-5 साल की सज़ा मिले। उसके बाद तीसरा मोटिव है कि आपने प्लान किया, लेकिन मारने का आप आए, आप मुझे मार भी दिए आप, तो आपको हो सकता है उम्र कैद मिल जाए। लेकिन आपने प्रॉपर वे पे प्लान किया, 8-10 दिन से प्लानिंग कर रहे थे, मुझे घेरा, मुझे मारा, मारने के बाद मुझे छोटे छोटे पीसेस करके आपने साक्ष्य भी मिटाने की कोशिश की है। मतलब इसको रेयर ऑफ द रेयर बोलते हैं, ब्रूटलिटी, हिंसात्मक एकदम हो गया ना ये, इसमें आपको फांसी मिल जाएगी। मर तो मैं चारों में रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? नेचर देखा जा रहा है। तो यही होते जज जब फैसला करते हैं तो उसमें मोटिव देखते हैं। आपका आखिर उस जो आपने किया क्राइम, उसके पीछे आपका मोटिव क्या था। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए अचानक आपके घर में कोई घुस रहा है, चोर आ गया रात को, अब चोर आपका सामान चुरा रहा है, आपने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसने चाकू निकाल लिया, आपस में आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ, चाकू घुस गया उसके पेट में, वो मर गया, तो आप मार, तो उद्देश्य आपको थोड़ा था उसको मारने का, वो तो गलत काम किया। सेल्फ डिफेंस का आपको राइट मिला हुआ है भाई, आप उनमें बचाव के लिए आप करोगे, कोई अपराध नहीं है। लेकिन साबित होना चाहिए, साबित होने के लिए क्या होता है, एक आप सर्कमस्टांसेस होते हैं कि भाई आखिर आपके घर में चोर घुसा, रात को 2 बजे अननोन आदमी कैसे आपके घर में जा सकता है, फिर आपने क्या किया, अपने बचाव में आपने किया, वो मर गया, आपको सजा ही कुछ नहीं होगी, नॉर्मल है सब कुछ। तो यही है न्यायपालिका। तो रिमूवल जो होता है, रिमूवल में भी यही सारी चीज़ें हैं कि भाई सामने वाले का देखा जाता है कि अपने पावर का उसने मिसयूज़ तो नहीं किया। अब जैसे रंजन गोगोई थे चीफ जस्टिस, ठीक, अब उनके ऊपर आरोप लगा 2012 का। 2012 में वो कभी रहेंगे तो उनको लगा कि अपने पद का इन्होंने दुरुपयोग किया है, कोई ज़मीन का लेने का मामला रहा होगा, उसके बिहाफ में लोगों ने राज्यसभा में इनके खिलाफ क्या लाया, रिमूवल लाने की कोशिश की। तो रिमूवल लाया, तो रिमूवल के लिए राज्यसभा शुरू हुआ, तो उस समय वेंकैया नायडू अभी भी हैं उपराष्ट्रपति उस चेयरमैन होता है राज्यसभा का, आपको पता ही है। तो जब उनके पास लाया गया तो उन्होंने वहीं पे उसको ख़त्म कर दिया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि जो आरोप ऐसे नहीं थे जो उसके रिमूवल प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके। तो रिमूवल देखो हर स्टेप में रोका जा सकता है, चाहे तो चेयरमैन रोक दे, चाहे तो वो 3 मेंबर कमेटी है वो चाहे तो रोक दे अपनी रिपोर्ट दे के, चाहे तो पता चला राज्यसभा में वोटिंग 2/3 मेजोरिटी से वोट होना चाहिए, पता चला वोट पड़ा ही नहीं नेगेटिव, वहाँ रुक जाएगा। अगर राज्यसभा में पास भी हो जाए मान लीजिए, तो लोकसभा में हो सकता है लोकसभा में रुक जाए, और जब ये सब प्रक्रियाएं हो जाएंगी तब फिर राष्ट्रपति रिमूव करता है। हालांकि आज तक ऐसा हुआ नहीं, 4 जजों के खिलाफ आ चुका है, लेकिन इनको हटाने से पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया। भाई ये तो बर्खास्त करने का, सजा देने का थोड़ा ना हिसाब है कि आप जज की कुर्सी में आप बैठ नहीं सकते, बस इतना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो बताइए कोई दिक्कत है? थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, दोबारा भी हम समझाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक बार में हमने, क्योंकि ये थोड़ा प्रक्रिया लंबी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले 50 और 100 मेंबर के साइन चाहिए। मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। हाँ, चेयरमैन को देंगे ना, हाँ, नोटिस पहले ही चला जाएगा। देखो नोटिस में क्या होता है कि इनको बता दिया जाता है पहले कि आपके खिलाफ हम रिमूवल लाना चाहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। फिर क्या करेंगे, 14 दिन पहले ही बता दिया जाता है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, साइन होंगे सबके। साइन होने के बाद आप लोकसभा में हो तो स्पीकर को दोगे, और राज्यसभा में हो तो चेयरमैन को दोगे, जो आपका अध्यक्ष है।
फिर वो देखेगा, देखने के बाद वो डिसाइड करेगा इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसको अगर लगता है नहीं करना चाहिए तो डिसमिस कर देगा, मामला ख़त्म वहीं पे, जो कि गोगोई के मामले में यही हुआ था। लेकिन अगर मान लीजिए उसको लगता है कि नहीं समथिंग इज़ रॉन्ग, इसकी और इंक्वायरी होनी चाहिए, तो लुक फॉरवर्ड टू द 3 मेंबर कमेटी। 3 मेंबर कमेटी पे पहुँचाएगा, 3 मेंबर कमेटी चेकआउट करेगी, 25 दिन का टाइम होगा। वो मान लो अपनी रिपोर्ट में लिखी कि नहीं गलत किया है इस आदमी ने, इनके साथ एलिगेशन जो है बहुत हद तक सही है, तो फिर क्या होगा, वोटिंग चालू हो जाएगी। राज्यसभा में वोटिंग होगी, देन लोकसभा में वोटिंग होगी। जब दोनों हाउस में वोटिंग मान लो हो गई, पॉजिटिव वोटिंग, कहाँ हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति साइन करेगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे अगर सिविल लिबर्टी केस में सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन पे प्रेसिडेंट सुपरसीड कर सकता है, हाँ, वैसे ही सीजीआई के केस में जब रिमूवल है तो उसमें प्रेसिडेंट की वोट नहीं। वो तो फिर ऐसा हुआ, दोनों हाउस से जब पास हो गया तो फिर प्रेसिडेंट के पास बचा क्या। प्रेसिडेंट को ये अधिकार ऐसा नहीं है वो मतलब कि चीज़ों को कर सके। वो क्या होता है, जब दोनों सब जगह से की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर राष्ट्रपति फाइनल वे पे इसको डीलीट साइन ही कर देता है, साइन करने का मतलब बर्खास्त हो गए। ठीक है, तो ये है, दिस इज कॉल्ड रिमूवल प्रोसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस या हाई कोर्ट जजेस। दोनों जजेस की बात कर रहा था मैं। हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट का भी सेम सिस्टम यही है। हाई कोर्ट को भी जज को हटाना है तो यहीं से हटेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसलिए ये पोस्टें बहुत पावरफुल होती हैं, ये किसी डरती नहीं है, क्योंकि उनको हटाना बहुत मुश्किल है। राष्ट्रपति को हटाना सरल है, लेकिन एक जज को हटाना मुश्किल है। इसलिए जज को हटाने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, रिमूवल और ये दो प्रक्रियाएं आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका ये है। और इसमें से अब लिखिए, अब थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करता जाता हूँ। इसके बाद एक काम और कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा अभी और समझ लीजिए, फिर मैं लिखा देता हूँ पूरा एक लाइन से। अब आती सैलरी की बात, जो वेतन आता है ना, वेतन भत्ते, कि भाई जज को वेतन भत्ते कहाँ से मिलते हैं, कहाँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट के जज का भी, उच्च न्यायालय का भी और उच्चतम न्यायालय का भी, दोनों जगह के जज होते हैं। अब दोनों जगह के जजों को वेतन कहाँ से मिलता है, तो आपको पता ही है, मैंने 1000 बार पढ़ा चुका है, आप लोग बता देता हूँ। संचित निधि होती है एक। संचित निधि क्या होती है कि संचित निधि भारत में जब बजट आता है उसमें से कुछ पैसा हम लोग, जैसे गुल्लक नहीं होता, आप गुल्लक में क्या करते हो, जो चिल्लर उल्लर होते हैं सब डालते जाते हो, कभी बड़ी नोट भी डाल देते हो और अपना बचा के रखते हो कि यार ये कब काम आएगा, इमरजेंसी में काम आएगा। भाई पैसे तो आ ही रहे हैं, तो इमरजेंसी में, जैसे आजकल लोगों ने बैंक में पैसे डालते हैं, तो बैंक भी क्या है, बचत खाता पर खेलते हैं, सेविंग अकाउंट, प्रोविडेंट फंड, है ना। तो इस तरह से गुल्लक होता है, गुल्लक को ही क्या बोलते हैं, संचित निधि बोला जाता है। कि क्या करते हैं, ये पैसा जो भी बजट का, यस कम इन, बैठिए, इधर बैठ जाइए ना, आगे बैठ जाइए, अच्छा रहेगा, समझ में आएगा, कोई बात नहीं। तो जैसे अभी ना मेरे को एक आर्टिकल 80 पे क्वेश्चन है, उस पर आज में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो उसमें वो मनोज तिवारी ने प्राइवेट बिल दिया है कि जिसमें चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक सीट राज्यसभा में जाएगी। और उसने चैलेंज किया कि 1966 और 1989 में जो हुआ था कि मेट्रो कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने सीट ली थी एक, उसके आगे उसी थ्रू उसने निकाली थी, तो वो उसी के थ्रू एनसीडी की सीट निकालना चाहते हैं। बट सर ये तो आर्टिकल 80 का फिर वो होगा, मतलब उस पर अमेंडमेंट किया जाएगा। बिल्कुल अमेंडमेंट किया जाएगा। उसमें क्या होता है कि देखिए, कोई भी सीट बढ़ानी है घटानी है तो परसीमन आयोग करेगा, डिलिमिटेशन कमेटी होती है, परसीमन आयोग। जैसे अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में परसीमन आयोग चल रहा है, अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा था, और उसने सीट क्या की, जो भी सीट बढ़ाई। अभी आपने देखा जम्मू की सीटें बढ़ गई, श्रीनगर की सीटें पहले 46 हुआ करती थी और जम्मू की सीटें कम होती थी, 36 होती थी, लेकिन अभी परसीमन आयोग बना। परसीमन आयोग क्या होता है, हर 10 साल में बनता है। तो अभी हम लोग का भी जो सेंसस होने वाला है 2024 में, तो वहाँ परसीमन आयोग बैठेगा और हमारे यहाँ भी सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह की सीटें बढ़ेंगी। इसीलिए नया लोकसभा भी बनाया जा रहा है, पार्लियामेंट बन रहा है ना नया, इसलिए बनाया जा रहा है कि भाई सीटें बढ़ेंगी तो बैठाएंगे कहाँ। तो ऐसे ही जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो कि भाई दिल्ली ले चुका है, ऐसे चंडीगढ़ में भी होना चाहिए, तो ये आयोग डिसाइड करेगा कि भाई किन सीटों को कैसे बढ़ाया जाए। भाई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तो हर सीट में होती है, तो अगर उसको कन्वर्ट करना है किसी राज्यसभा की सीट में, तो वो ये देखें काम परसीमन आयोग का है। 2024 में परसीमन आयोग बैठेगा, डिलिमिटेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। उसका काम होता है कि किस राज्य की जनसंख्या के आधार पे, जितनी जनसंख्या है
जनसंख्या नेचुरल बढ़ेगी। जैसे यूपी है, यूपी की जो संख्या आज जो है, आज देखते होगे 403 है। तो 403 किस पॉपुलेशन के आधार पे? 19 करोड़ के हिसाब से है भाई। यूपी की पॉपुलेशन 19 करोड़ के हिसाब से है, लेकिन अभी कितनी पॉपुलेशन हो गई? 25 करोड़ के आसपास हो गई है। तो सोचिए 19 करोड़ और 25 करोड़, मतलब 6 करोड़ का अंतर आ गया। अब मैंने राज्यसभा की सीट के लिए कितनी जनसंख्या, एक पोस्ट के लिए मैंने 60 लाख की पॉपुलेशन बताई थी, 60 लाख। तो 6 7 48, 6 7 जब 48, मतलब 480, मतलब कम से कम यूपी की सीटें 7 बढ़नी चाहिए, उस हिसाब से बढ़ेंगी। तो अभी टोटल राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 है। 31 सीटें राज्यसभा की हैं, तो 31 में 7 जोड़ोगे 38 हो जाएंगी। ऐसे ही लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी, क्योंकि लोकसभा अभी 80 सीटें हैं यूपी की, और आप 30 लाख से अगर मल्टीप्लाई करो तो 30 दाम 30, और मतलब कम से कम नहीं होंगी तो 10 12 14 सीटें बढ़ेंगी, 80 से सीधे 94 सीट हो जाएगी। तो ये सब अभी नहीं होगा। 2024 का जब जनगणना हो जाएगी, जनगणना जब हो जाएगी, जनगणना के बाद क्या किया जाएगा? प्रसीमन आयोग बैठेगा। अब प्रसीमन आयोग देखेगा कि कहाँ की सीटें बढ़नी है। हो सकता है कहीं ऐसा भी हो, कोई जिला ऐसा हो जहाँ क्या हो, वहाँ की जनसंख्या मान लो माइग्रेट कर गई हो, वहाँ जनसंख्या कम गई हो। पहले तो वहाँ था लेकिन अब नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, कहीं भी हो सकता है, नॉट फॉर द वन थिंग। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रसीमन आयोग क्वेश्चन पूछता है कि विधानसभा में या राज्यसभा में या लोकसभा में सीटें बढ़ती या घटती कौन आयोग करता है? तो इसको बोलते हैं प्रसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन। इसका ही काम होता है कि ये राज्यों में सीटें बढ़ाना घटाना, ये सब सारी प्रक्रिया को पूरा करता है। अभी यूपी देखिए, अभी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 94 में प्रसीमन हुआ था, और वहाँ की विधानसभा ने एक बिल पास कर दिया था कि 2029 तक कोई प्रसीमन आयोग नहीं बैठेगा। लेकिन हुआ क्या? 370 हट गया, वहाँ की असेंबली और एमएलसी भंग हो गई, विधानसभा और विधान परिषद दोनों भंग हो गई, और उसके बाद सारा अधिकार किसके पास आ गया? केंद्र के पास। यूनियन टेरिटरी, संघ शासित राज्य हो गया। अब उस आधार पर क्या किया गया? प्रसीमन आयोग बनाया गया। और अभी देखिए जम्मू कश्मीर की जो सीटें हैं 45 हो गई, 45 सीटें हो गई, 36 से 45, और जो श्रीनगर की सीट है, एक सीट बढ़ाई गई 46। तो अब आप ये सोचिए कि ऐसा कैसे हुआ? प्रसीमन आयोग था। जनसंख्या कहाँ की बढ़ी? जम्मू की बढ़ी। जो वैली, कश्मीर वैली है, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि वैली एरिया है, लेकिन ज़्यादा पहले गलत हो रहा था। पहले जम्मू की जनसंख्या ज़्यादा थी, वैली की कम थी, लेकिन वैली की ज़्यादा सीट थी, जम्मू की सीटें कम थी, जो कि गलत है। उसको सही किया गया, अब आज यही हो गया। तो ऐसे आप देखोगे अभी सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा में बढ़ेंगी। अभी क्या हुआ था? 1972 में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद से कोई भी सीटें बढ़ी घटी नहीं, ठीक है। लेकिन 2024 में फिर से प्रसीमन आयोग बैठेगा, पूरे देश में जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनकी सीटें बढ़ेंगी भी और घटेंगी भी, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो उस आधार पर आपको चीज़ों को समझना है। तो मैं बढ़ा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे थे। तो उच्चतम न्यायालय में अब जैसे मान लीजिए उच्चतम न्यायालय की वेतन जो जज होते हैं, तो उच्च न्यायालय के जज और उच्चतम न्यायालय के जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनको सैलरी कहाँ से मिलती है? संचित निधि से मिलती है। एक निधि होती है जो गुल्लक होता है एक तरह से, कि मतलब आप कुछ पैसा, बजट का जितना बजट का पैसा आता है उसमें से कुछ % हम क्या करते हैं, उस गुल्लक में डालते रहते हैं। और वो पैसा वो क्यों डाला जाता है? कि इमरजेंसी में काम आए। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ जाए, देश को मान लो पैसे की कमी होने लगे, तो हम वहाँ से पैसे ले सकें। तो क्या बोलते हैं इस निधि को? संचित निधि बोलते हैं, संचित निधि। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक। तो वेतन जो मिलता है, जैसे आपसे क्वेश्चन आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, इनको वेतन कहाँ से मिलता है? तो इनको वेतन मिलता है कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि से मिलता है। अब संचित निधि से और लोगों को भी वेतन मिलता है ना। तो इसमें किसको किसको मिलता है? राष्ट्रपति को मिलता है, गवर्नर को मिलता है, जो गवर्नर होते हैं राज्यों के, राज्यपाल जो होते हैं। याद रखिए किसको किसको मिलता है। अभी मैं लिख देता हूँ, जिसको नहीं पता तो देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट, इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। दूसरा किसको मिलता है? गवर्नर, राज्यपाल। हाँ, मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ ना, राज्यपाल। और ये राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ठीक है। दो को ये क्वेश्चन आते हैं आपको, किसको किसको मिलती है? तो किसको किसको? राष्ट्रपति, राज्यपाल
तीसरा लिख देता हूँ। तीसरा आएगा आपका CAG तो है ही है, मैं लिखता हूँ हाँ, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। अब हिंदी में लिख दूंगा इसको, डेप्यूटी स्पीकर इन द लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस असेंबली प्लस MLC। ठीक, तो स्पीकर कहाँ का, मतलब स्पीकर वक्ता जो होता है कहाँ का होगा, लोकसभा में होता है, राज्यसभा में भी होता है और विधानसभा में भी होता है, विधान परिषद में भी होता है। जैसे यूपी और बिहार में विधान परिषद भी है। तो आपको ध्यान रखना, जो स्पीकर होता है तो चारों इन लोगों को सैलरी वेतन भत्ते कहाँ से मिलते हैं, तो किसको किसको मिलेगा, स्पीकर दोनों। अब कहाँ का होगा, आपका लोकसभा का होगा, राज्यसभा का होगा, विधानसभा, ये असेंबली मतलब विधानसभा, और MLC मतलब विधान परिषद। इसको विधान परिषद लिख लीजिए, विधान परिषद। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विधान परिषद। और इसको क्या बोलते हैं, विधानसभा। ये देखिए, तो विधानसभा विधान परिषद, देख लीजिए, विधानसभा विधान परिषद। तो यहाँ स्पीकर होते हैं, यहाँ दो टाइप होते हैं, एक प्रवक्ता, एक उपप्रवक्ता, दोनों जगह होते हैं। इनको हमेशा से कंसोलिडेटेड फंड्स, बिल्कुल नहीं, इनको उससे कोई मतलब नहीं, वो बजट का पैसा थोड़ा ना है ये पैसा लगातार चलेगा। कंसोलिडेटेड फंड से दो काम सिर्फ होते हैं, पहला होता है इनको वेतन दिए जाते हैं, और दूसरा होता है कि जब बजट आता है तो बजट से पहले पैसा जो है 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। अब 31 मार्च को जब पैसा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बजट फरवरी से चालू हुआ, मान लीजिए 75 दिन लगते हैं, 75 डेज। अब 75 दिन सोचिए लगेंगे, तो आखिर वो पैसा 31 मार्च को तो ख़त्म हो जाएगा, तब तक बजट का पैसा तो आया नहीं। तो सरकार क्या करेगी, काम तो करेगी ना, तो क्या करेगी, उधार लेती है, इसी संचित निधि से उधार लेती है। इसको ही क्या बोलते हैं, मनी बिल बोलते हैं, धन विधेयक। एक विधेयक का इसका नाम है, इसको बोलते हैं धन विधेयक। धन विधेयक का मतलब क्या है, इस संचित निधि से पैसा निकालने की प्रक्रिया को धन विधेयक बोला जाता है, मनी बिल बोला जाता है। और मनी बिल याद रखिए, क्वेश्चन आएगा आपसे कि जैसे मान लीजिए संचित निधि मैंने लिखा दिया आपको, अब इससे अगर आपको पैसा निकालना है तो एक बिल लाना पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, धन विधेयक। धन विधेयक या कहलाएगा मनी बिल। ये देखिए, तो संचित निधि से पैसा आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि सीधे भाई वेतन मान लो दे दिया, वेतन तो जिसको देना दे दिया, तो किसको दे दिया, प्रेसिडेंट को दे दिया, गवर्नर को दे दिया, स्पीकर, डेप्टी स्पीकर इन द लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली और MLC। साथ में किसको देता है, CAG को देता है, सॉरी CAG क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। इसको मतलब होता है कि जैसे बजट मान लीजिए आप लाया गया, अब बजट आपने साल भर खर्च किया, साल भर जब खर्च करोगे तो उसके बाद कोई देखेगा ना कि आपने बजट का जो पैसा मिला था वो सही जगह खर्च किया कि नहीं किया। तो ये काम होता है CAG का, इसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। और इसको जनरल होता है, इसका हिंदी मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर। इसको हिंदी इंग्लिश में भी लिख लीजिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो इसको CAG लिख लीजिए, शॉर्टकट में CAG होता है। तो देखिए CAG का जो काम होता है, तो CAG का काम क्या होता है, पूरे देश, जैसे मान लीजिए आपके पापा ने आपको पैसे दे दिए, बोले 10,000 रुपये मैं तुझे दूंगा, तो 10,000 रुपये दूंगा, तो पिताजी पूछेंगे ना, बेटे 10,000 तुमने खर्च कहाँ किए, तो आप बताओगे पापा 2,000 रुपये तो मैंने खाने में खर्च कर दिए, 3,000 रुपये मैंने रेंट वाले को दे दिया जहाँ रह रहा हूँ, 5 हो गए, 2,000 रुपये पापा आने जाने का खर्चा लगता है, 7 हो गया। अब 3,000 जो बचा, तो 3,000 मैंने महीने का खर्चा चलाया। तो पिताजी आखिर पूछे कि नहीं पूछे। ऐसे ही जब बजट में आपको पैसा मिलता है तो उस पैसे का भी कोई ना कोई तो देखेगा ना कि भाई आपको हमने मान लीजिए 100 करोड़ दिए, अब 100 करोड़ रुपए आपने कहाँ खर्च किए, ये तो देखना जरूरी है। तो ये देखने का काम CAG का होता है, CAG, ठीक है। तो CAG जो होता है ये पूरा चेक करता है कि आपने पैसा सही किया नहीं किया, और नहीं किया तो अगली बार आपको वो किया जाता है, एक तरह से पनिश तो नहीं करते, लेकिन उस पैसे को जो एक्स्ट्रा पैसा आपने खर्च किया उसको फिर आपको नहीं दिया जाए, आपकी क्रेडिट खराब हो जाएगी, ठीक है।
तो याद रहेगा, इनको पैसा भी देता है और साथ में किसको देता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को पैसा मिलता है। मतलब किसको किसको हो गया, 5 लोग का नाम याद रखना है। मैं पढ़ा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में क्या होता है कि इनको वेतन कहाँ से मिलती है। उच्चतम न्यायालय में जो जज होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जज होते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के टोटल 34 जज होते हैं, 34 जज होते हैं, और हर हाई कोर्ट में जनसंख्या के आधार पर जज होते हैं। याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछे कि कितना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में तो 34 होते हैं, 34, ये तो कंफर्म है। लेकिन आपसे पूछा हाई कोर्ट में, टोटल 24 हाई कोर्ट है हमारे देश में, 24 हाई कोर्ट हैं, याद रखिएगा 24 हाई कोर्ट है। 24 हाई कोर्ट के जो जज होंगे, तो आखिर वो जज संख्या क्या होगी, संख्या जनसंख्या, जैसे सबसे अधिक जनसंख्या यूपी की है, तो सब नेचुरल है कि यूपी में सबसे ज़्यादा जज होंगे, और जहाँ की जनसंख्या कम है वहाँ कम जज होंगे। अब मैं बता रहा हूँ तो वेतन, पैसा कहाँ से, सैलरी कहाँ से मिलती है, तो इनको वेतन मिलती है, संचित निधि होती है, ये संचित निधि, इससे पैसा मिलती है। संचित निधि मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड है, यहाँ से पैसा मिलती है। यहाँ से पैसा आपसे क्वेश्चन पूछता है किनको मिलती है, तो याद रखना है राष्ट्रपति को मिलती है, राज्यपाल को मिलता है, और जो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद, ये 4 जगह के जो स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं, है ना, स्पीकर होते हैं ना, विधानसभा अध्यक्ष आपने सुना होगा, राज्य में बोला जाता है ना। ऐसे लोकसभा का स्पीकर जैसे ओम बिरला, इस समय ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं। ऐसे ही राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति होता है, वो स्पीकर कहाँ का होता है, राज्यसभा का होता है। वेंकैया नायडू जो इस समय हैं उपराष्ट्रपति हैं, वो राज्यसभा के क्या हैं, स्पीकर हैं। तो ये सब लोग क्या करते हैं, इन सब की जो सैलरी होती, वेतन होता है, ये संचित निधि से मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फिर प्रधानमंत्री के कहाँ से मिलती है, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की, और तो ये गवर्नमेंट फंड होता है, वहाँ से मिलती है। लेकिन इन लोगों को, जो 6 लोग मैं बता रहा हूँ आपको, कि राष्ट्रपति, और एक तरह से आप उपराष्ट्रपति बोल सकते हो, एक तरह से गवर्नर को मिलती है, और गवर्नर के बाद ये सारा बता ही दिया मैंने, और साथ में CAG का जो चेयरमैन होता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती है। तो ये वेतन होता है। वेतन याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कहाँ से, संचित निधि से, और किनको मिलती है, ये 5-6 लोगों को मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन एक और याद रखना है कि जैसे मान लीजिए आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो आप मान लो जज हो, जैसे आप जज हैं, मान लीजिए आप हाई कोर्ट में जज हो, अब आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का बनना है, तो सुप्रीम कोर्ट के बनने के लिए क्या होगा, आपकी जो होनी चाहिए 5 साल आपकी जज प्रैक्टिस होनी चाहिए, और अगर वकील भी बनते हैं वहाँ जज के अलावा जज भी बनते हैं, और जज वकील भी बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, तो वहाँ आपकी 5 साल एज ए जज होना चाहिए, और 10 साल एज ए लॉयर प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ये दोनों हैं, जैसे वकीलों के लिए 10 साल और जज के लिए 5 साल, एक ये कंडीशन है। और दूसरा, अगर हाई कोर्ट का अगर आपको बनना है, जज बनना है, तो यहाँ भी क्या होता है, वकील भी जज बनता है और जज भी जज बनता है, तो वहाँ 10 साल की प्रैक्टिस, मतलब 10 साल की आप जज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और 10 साल वकील की प्रैक्टिस। मतलब हाई कोर्ट के लिए क्या कंडीशन है, हाई कोर्ट के लिए 10 साल जज और 10 ईयर एज ए लॉयर। तो आप क्या कर सकते हो, आप हाई कोर्ट में जज बन सकते हो, हाई कोर्ट में। लेकिन अगर आपको मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में बनना है, सुप्रीम कोर्ट में, तो यहां पे क्या होना चाहिए, 5 ईयर की क्या होनी चाहिए, जज होना चाहिए। तो 5 ईयर कहां जज होंगे, हाई कोर्ट में होना चाहिए। और दूसरा, या फिर 10 साल की क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस, लॉ होना चाहिए, लॉ प्रैक्टिस होना चाहिए। लॉ प्रैक्टिस कहाँ होनी चाहिए, हाई कोर्ट में, मतलब हाई लेवल में, हाई कोर्ट में होनी चाहिए। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ 10 साल की अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप लोगों को बना दिया जाएगा। और तो पता ही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, हो तो कंपलसरी है। दूसरा है कि कोई बैंक का केस ना चल रहा हो, मान लीजिए आपने लोन लिया है, लोन आपने दिया नहीं, तो आपको क्या किया जाएगा, बैंक रद्द कर दिया जाएगा। बैंक रद्द मतलब होता है अब आपको कोई आपको लोन नहीं देगा, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। दिवाली पागल वगल नहीं होना चाहिए, मेंटल केस एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप बीमार हो, आपको हो सकता है कैंसर हो, कैंसर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप
जज नहीं बन सकते, आप बन सकते हो लेकिन आप दिमाग से सही होने चाहिए। भाई जो फैसले दोगे, मान लो कोई हैंडीकैप्ड है या विजुअली हैंडीकैप्ड है, तो क्या वो क्या दिमाग तो उसका ठीक है ना, भाई विजुअली भी है, मान लो उसको नहीं दिखता है, तो नहीं दिखता तो क्या उसका दिमाग नहीं चलता क्या? भाई सुन सकता है वो तो उनका तो सिक्स सेंस होता है, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। जो भी भगवान अगर कुछ छीनता है तो उसके बदले कुछ देता है। अब आप खुद देखो, लड़कियां और लड़कों में कितना बड़ा अंतर है। लड़कों के पास सिर्फ 5 सेंस पाए जाते हैं और लड़कियों के पास 6 सेंस पाए जाते हैं। लड़कियां 2 मिनट बता देंगी कि आदमी कैसा है। आप लोग लड़कियां हो, आप लोग लड़का आपको कैसे देखता है, आप बता दोगे कि ये लड़का सही है गलत है, मानते हो? हम लोग नहीं बता पाते। दूसरी चीज़ है कि कोई अगर गलत होने वाला है तो आप लोगों को पहले पता चल जाएगा। वो अलग बात है, आप लोग ना करो, वो अलग मैटर है। लेकिन लड़कियों का दिमाग कंपेयर टू द बॉयज थोड़ा ज़्यादा सेंस की यहाँ बात है, दिमाग की बात नहीं करेंगे, सेंस की बात होती है। लड़कियों को ज़्यादा 6 सेंस भगवान ने दिया है उसको, क्योंकि उसको ऐसा नहीं कि नेचुरल ने कमज़ोर बनाया है, समाज ने उसको कमज़ोर बनाया है, बस अंतर सिर्फ इतना है। तो समाज ने कमज़ोर बनाया, तो समाज ने जब कमज़ोर बनाया तो उसकी व्यवस्था भी कर दिया गया कि उसके पास अलग से दिमाग दे दिया गया। अब आप मान लीजिए कोई लड़का बकवास करता है तो आप इसलिए सुन लेते हो कि छोड़ो यार, कौन उलझे फालतू में, फालतू आदमी है। लेकिन क्या ऐसा नहीं कि आप जवाब नहीं दे सकते, आप जवाब दे सकते हो। यू आर द कैपेबल मोर देन बॉय। लेकिन आप लोग के अंदर सहन शक्ति होती है, अब जो कि आपका गुण है, ये उसका लोग अवगुण कर लेते हैं कि अरे आदमी कुछ भी बोलता रहे, औरत तो सह लेगी। बस सह न लेगी, उसका ये गुण है, उसका ये नेचर है, इसलिए वो सह लेती है। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं, भगवान ने दिया है, गॉड गिफ्टेड है। तो जो आप देखो विजुअली को आप देखिए, हम लोग पैसा बिना देखे किसी को दे नहीं सकते, हमें पता ही नहीं चलेगा 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है। सोचो ऐसे लोगों को मैंने देखा कि एक बार में नोट निकाल के करेक्ट वही नोट देंगे। 1 रुपये गलत हो जाए बोल के देखे कोई। मेरे दोस्त है, खुद बैंक में जॉब करता है, दिन भर नोट गिनता है और चश्मा लगाता है, उसको कोई देख के यही नहीं जानता कि विजुअली है। लिटरली अभी आप यूनियन बैंक बुराड़ी ब्रांच में है, वो इतना तेज नोट गिनता है और एक भी मिस्टेक आज तक नहीं हुई। और उसके जितने कलीग्स हैं, आए दिन के कोई 100 रुपये कम गया, कहीं 500 कम गया, कहीं बढ़ गया, कहीं घट गया। नहीं होना चाहिए ना, जो आपका लास्ट जो आपका बैलेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। बढ़ना भी अपराध है, घटना भी अपराध है, दोनों गलत है। तो देखिए आखिर भगवान ने उसको 6 सेंस दिया कि नहीं दिया? कैपेबिलिटी बढ़ा दी, उसकी चीज़ें बढ़ा दी, उसकी सोच बढ़ा दी, सब कुछ ओके है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाना चाहिए हीनियस टाइप में, और जो है आप प्रॉपर सर्विसेज दे, प्रॉपर तरीके से करें तो वो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंडीशंस हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को डील करती है। ठीक, इतनी बातें होंगी, 3 बातें मैंने बता दिया आपको। पहला बता दिया कैसे हटाया जाता है, आप लोग थोड़ा लेट हो गए, नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे कैसे हटाया जाता है, कैसे लाया जाता है। ये 2 तरीके होते हैं। एक का तरीका होता है अपॉइंटमेंट, इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, और हटाते कैसे हैं, रिमूवल होता है कि रिमूवल में एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हटाया जाता है। तीसरा मैंने बता दिया कि अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, 3 हो गई। चौथा मैंने बताया सैलरी, इनका वेतन भत्ते कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग समझ लीजिए पूरा। इसके बाद अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत ताकतवर भी होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर फंडामेंटल राइट की क्लास में जैसे आपकी ली जाएगी, आपकी फंडामेंटल मौलिक अधिकारों की क्लास चलेगी। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट बोलते हैं इसको, मौलिक अधिकार हैं, जो कि मौलिक अधिकार आपको क्या देते हैं, आपको अधिकार देते हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आप भारत के नागरिक हो, अब भारत के नागरिक होने के नाते आपको अधिकार मिले हुए हैं कि आप अपनी चीज़ों को कर सको। अगर कोई रोकता है, सरकार रोकती है या कोई व्यक्ति रोकता है, तो आप क्या करोगे, कोर्ट में जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो आप बताओ, अपने तरीके से बताएंगी ना, मैं तो आपको नहीं कह सकता नहीं आपको ऐसे बताना है। अरे आपका नाम है, आप अपने हिसाब से इंट्रोडक्शन दोगे। हाँ, लिमिटेशन है कि आप फालतू बात नहीं करोगे। मैंने आपसे नाम पूछा, आपका क्वालिफिकेशन पूछा या आपका बोला कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप इंट्रोडक्शन में वही चीज़ बताएंगी जो जरूरी है। या आपको मान लीजिए अधिकार है, कितने सारे अधिकार हैं कि आप मान लीजिए आप विरोध करना चाहते हैं किसी का, तो आप विरोध भी कर सकते हैं, आपको अधिकार मिला हुआ है। आप अगर कहीं मान लीजिए घूमना चाहते हैं पूरे भारत में, इंडियन टेरिटरी में, आप घूम भी सकते हैं, है ना। तो ऐसे आप देखो, कहीं आप घर बनाना चाहते हैं, मान लीजिए रहना चाहते हैं, आप पूरे इंडिया में कहीं भी घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। पर कुछ जगह रिस्ट्रिक्शन है कि मान लीजिए कुछ जगहों पे आप ज़मीन नहीं खरीद सकते,
वहाँ पे लीज में या रेंट में लेते हैं। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड और हिमाचल में आप ज़मीन नहीं खरीद नहीं सकते, लेकिन आप किराए में ले सकते हो या लीज में ले सकते हो। जैसे आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए, वहाँ ज़मीन आप खरीद नहीं सकते। जैसे ट्राइबल होते हैं, उनकी ज़मीन आप खरीद नहीं सकते। एससी की ज़मीन एससी ही लेगा और आदिवासी एसटी की ज़मीन एसटी ही लेगा। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि उनकी ज़मीन बचाने के लिए। पहले क्या करते थे, लोग बाग जाते थे और उनकी ज़मीन ऑक्युपाई करके उनको भगा देते थे। तो इस वजह से सरकार ने क्या किया, थोड़ा सा आपके ऊपर सीमाएँ, लिमिटेशन लगाया। तो ये फंडामेंटल राइट जो आपको पूरा मिला हुआ है, जो आपके 6 टाइप के फंडामेंटल राइट हैं, समानता का अधिकार आपको मिला हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है ना। फिर आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है, आपको कोई शोषण भी नहीं कर सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार मिला हुआ है, और छठा जो अधिकार आपका है वो रिट कहलाता है। रिट मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मान लीजिए आपको जितने फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, मूल अधिकार जो मिले हैं, समानता का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का, धर्म की, तो अगर कोई छीनता है ये सरकार छीनती है, तो आप उसके खिलाफ आप कहाँ जाओगे, कोर्ट में आप जा सकते हो। मतलब पूरे संविधान में, जो हम पॉलिटी आज पढ़ रहे हैं, पूरे संविधान में अगर आप कोर्ट में जाने के जो अधिकार है वो आपको मूल अधिकारों से मिला हुआ है। आपके जो मूल अधिकार हैं वो आपको अधिकार देते हैं। और आपको अगर मान लीजिए सरकार है, कोई भी सरकार आपका अधिकार है कि मान लीजिए एक चीज़, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। पुलिस आई, मान लीजिए पुलिस आई, पुलिस पकड़ के आपको ले गई, आपको कारण नहीं बता रही है, कोई कारण नहीं बता रही है, तो आपका ये अधिकार है ना कि भाई आप पुलिस से पूछिए कि आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये पुलिस की ड्यूटी है कि पुलिस ये बताए कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। दोनों अधिकार हैं, ये आपका अधिकार भी है और उनका भी है अधिकार, उनका कर्तव्य, आपका अधिकार उनका कर्तव्य है कि आपको बताए कि आपको क्यों पकड़ा जा रहा है, पहला। दूसरा है कि आपको 24 घंटा के अंदर, 24 आवर के अंदर जज के सामने प्रस्तुत करना है। मतलब पुलिस का काम सिर्फ इतना होता है कि आपको पकड़ेगी, अगले दिन, मतलब 10 बजे अगर आज पकड़ी है तो अगले दिन आपको, इसको बोला जाता है एक्सक्लूडिंग टाइम ऑफ जर्नी, मतलब सिर्फ जर्नी का समय छोड़ के अगले दिन आपको अगर करेगी, आपको प्रेजेंट करेगी किसके सामने, जज या मजिस्ट्रेट के सामने। हाँ, ये कंडीशन जरूर हो सकती है कि महिला पुरुष में थोड़ा अंतर किया गया है यहाँ पे। मान लीजिए शनिवार का दिन है, आज एक पुरुष पकड़ा गया, तो महिला के मामले में अगले दिन सुनवाई होगी, संडे के दिन भी हो सकती है लेडीज के मामले में। लेकिन हम लोग अगर लड़के हैं तो हमारी सुनवाई मंडे को होगी। अगर मंडे में छुट्टी पड़ गई तो ट्यूसडे को होगी, अगर ट्यूसडे पड़ गई तो बेटा 2-4 दिन रहोगे, वेडनेसडे होगी। लेकिन लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं है। लड़कियों को आपको सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद पकड़ा नहीं जा सकता है, और उसको पकड़ने के लिए महिला पुलिस होनी चाहिए। देखिए कंडीशन देखिए, यहाँ पे आपको अधिकार मिला हुआ। अगर मान लीजिए महिला पुलिस नहीं है, पुरुष ने आपको टच कर दिया, ये अपराध है, क्राइम है, और आप उसके खिलाफ केस कर दोगे, उसको बाकायदे सजा मिलेगी। तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ऐसा अपराधी है जिसको पकड़ना जरूरी है, महिला भी अपराधी होती हैं, उस कंडीशन पे महिला पुलिस ही रहेगी, महिला कस्टडी में, महिला थाने में, महिला की देखरेख में उसको रखा जाएगा, ये नहीं कि पुरुष थाने में रखा जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे बात अलग है। तो देखिए आपको ये अधिकार मिला है। और तीसरा, आपको अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार है। मान लीजिए पुलिस पकड़ भी ले, अच्छी बात है, पकड़ ले, कोई बात नहीं, वकील आपका अधिकार है वकील करना। पुलिस या कोर्ट ये नहीं कह सकती, पुलिस ये नहीं कह सकती कि हम आपको वकील नहीं देंगे। कोर्ट, सबसे पहले कोर्ट क्या करती है, आपसे पूछेगी आपको वकील कौन है, वकील कौन है, और वकील आप बताओगे नहीं है हमारे पास वकील, तो वो बोलेगी आपको वकील चाहिए, सरकारी वकील, फ्री ऑफ कास्ट। अगर आप कैपेबल नहीं है, भाई निश्चित है वकील नहीं है, मतलब आप पैसे आपके पास कम है, तो आपको क्या होगा, मिलेगा। तो मेरे बताने का मतलब ये क्या है कि जो रिट जुरिडिक्शन होता है, इसमें यही सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट में रिट जुरिडिक्शन पाया जाता है। आर्टिकल 32, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को बचाने की जिम्मेदारी किस पे है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे है। कि जो रिट है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो आपका 6वें नंबर का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको बोलते हैं रेमेडीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में बोलते हैं। तो संवैधानिक उपचार का मतलब क्या हुआ कि आपको जितने फंडामेंटल राइट मिले हैं, 12 से, आर्टिकल 12 से चालू होता है और 35 तक चलता है, उस बीच में आप भारत के नागरिक हो,
जब भारत के नागरिक हो तो आपको ये अधिकार कौन देता है? भारत की सरकार देती है। और उसकी रक्षा कौन करता है? उसकी रक्षा कौन करता है? उसकी रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उसकी रक्षा करने का दायित्व है। तो आपने देखा, मेरे बताने का फंडामेंटल राइट बताने का मतलब क्या है जानते हैं? यही मतलब है कि आपको अपने अधिकार पता हो। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिट जुरिडिक्शन से आता है, इसलिए बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। आपको लगा होगा फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं है। रिट जुरिडिक्शन आप समझिए, इसको अगर समझ में आ गया तो पूरा फंडामेंटल राइट में कुछ नहीं है। देखिए, अब जैसे कौन कौन से आपके मूल अधिकार हैं। अब आप देखो, समानता का अधिकार है आपको, है समानता का। समानता में क्या बोला गया है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर है। आज मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, मैं अपराध करूँ, आप अपराध करो, तो सज़ा तो दोनों को बराबर मिलनी चाहिए ना। मैं टीचर हूँ इसलिए मुझे कम मिलेगी, आप स्टूडेंट हो इसलिए ज़्यादा मिलेगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कोई अंबानी, टाटा, बिरला मान लो है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री से पैसे वाला आदमी है, और एक गरीब बेचारा झाड़ू लगाने वाला है। अपराध अगर दोनों ने किया है तो दोनों को सज़ा मिलेगी, अगर अपराध ये नहीं किया तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब यही होता है, समानता का अधिकार यही है, समान रखिए। आप धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, कल्चर, वर्ग के आधार पर भेद नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप अमीर हो, मैं गरीब हूँ, इस आधार पर भेद सरकार को नहीं, सरकार का दायित्व तो है इस आधार पर भेद नहीं करेगी। जो अमीर हो, गरीब हो, सरकार के जो संसाधन हैं, सरकार के संसाधन क्या होते हैं? लाइट है, रोड है, हॉस्पिटल है, मेट्रो है, बस है, यही तो संसाधन है। अब मान लीजिए किसी बस में लिख दो कि ये गरीबों के लिए नहीं है, गलत है ना। बस में देखिए कोई भी चढ़ता है, जाएगा, जो किराया लगता है दिया, अपना कर लिया। मेट्रो में देखिए, क्या मेट्रो में लिखा रहता है कि ये सिर्फ अपर जाति के लिए, लोअर जाति के लिए नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले हमारे देश में जाति के आधार पर विभाजन था, लेकिन क्या आज ऐसा है? अगर मान लीजिए आप हवाई जहाज़ में सफ़र करना चाहते हैं तो हवाई जहाज़ में कोई भी सफ़र कर सकता है, पैसे दीजिए, सफ़र करिए, कोई रोकता है? कोई नहीं रोकता। तो यही तो है, न धर्म के आधार पर भेद करेगा, न जाति के आधार पर भेद करेगा, न वर्ग क्या होता है, अमीर गरीब, इसके आधार पर भेद नहीं होगी। या आप बैकवर्ड हो, कहीं से अंडमान निकोबार से आए हो, दिल्ली वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ऐसा भी नहीं है, सबको बराबर महत्व दिया जाएगा। तो यही है समानता का अधिकार। फिर समानता में देखिए क्या किया गया, जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़ा हुआ लोग कौन कहलाते हैं? 4 लोग कहलाते हैं, SC, ST, OBC और महिला, लेडीज पिछड़ा मतलब ऐसा होता है कि समाज ने इनको पिछड़ा किया है कि लड़की है तो ये ज़्यादा अच्छे काम नहीं कर सकती, ये लेडीज है तो मान लो भारी काम नहीं कर सकती। बोलते हैं ना, लड़का है 11 बजे रात को आए कोई दिक्कत नहीं, लड़की 6 बजे नहीं आई, क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों? लड़की जॉब नहीं करेगी, लड़की पढ़ के क्या करेगी? ऐसे हमारे अवरोध उत्पन्न किए गए थे पहले के समाजों में। आपके माता पिता बहुत अच्छे हो गए हैं। अब देखिए, आप लोग NDA में भी जाते हो, आर्मी में भी जा रहे हो, हवाई जहाज उड़ा रहे हो, फाइटर जेट्स उड़ा रहे हो, रेलवे भी चला रहे हो, मेट्रो भी चला रहे हो। ऐसा कौन सा काम है जो आदमी कर रहा, औरत नहीं कर रही? सब कर रही है। तो सरकार बढ़ावा दे रही है ना। तो समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार कानून बनाती है, योजनाएं बनाती है और सरकार काम करती है। तो 16 में रिजर्वेशन दे रही है। देखिए, रिजर्वेशन दे रही है ना कि आपको आरक्षण, जो आरक्षण है, देखिए आप देखिए 16.5% किसको दे रही है? SC को दे रही है। 6.5 किसको दे रही है? ST को दे रही है। और आपको देखिए वुमेन्स का भी कई जगह रिजर्वेशन आपको मिलेगा, जैसे यूपी है, यूपी में देखिए रिजर्वेशन मिलता है। यूपी में, यूपी का हो या कहीं का भी हो, राजस्थान में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में महिला का अलग से 10% रिजर्वेशन है। महिला चाहे सामान्य वर्ग की हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ में देखिए अब देखा गया कि ये रिजर्वेशन किसके लिए है, और OBC देख लीजिए, OBC को भी 27% देते हैं। अब ये कितना हुआ, 49 पॉइंट समथिंग हो गया। अब 50% जनरल पोस्ट बची। अब जनरल में भी तो गरीब पाए जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि अमीर हर जगह पाए जाते हैं, तो गरीब सामान्य वर्गों में भी पाए जाते हैं। तो देखिए 10% क्या किया, EWS कोटा कर दिया। 10% EWS बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं EWS? मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, EWS कोटा कहलाता है। 10% उनको भी दे दिया गया। मतलब 16.5% शेड्यूल अनुसूचित जाति को दिया जाता है। 6.5 अनुसूचित जनजाति, आदिवासियों को, ट्राइबल्स को दिया जाता है। OBC जो अन्य पिछड़ा वर्ग है 27% रिजर्वेशन है। और इतना तो हो गया इनका रिजर्वेशन।
साथ में जनरल में भी गरीब पाए जाते हैं तो 10% उनको भी दे दिया जाता है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़िए 17 नंबर आप देखिए, अनटचेबल, एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबल, मतलब छुआछूत का अंत। हमारे देश में क्या था, पहले मंदिरों में जाना अलाउ नहीं था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों का, उनको अलग से कुएं होते थे, अलग से तालाब नदी, उनको खाना दूर से फेंक के लोग देते थे। सब खत्म किया गया कि नहीं खत्म किया गया? अब कानूनन अपराध बना दिया गया। 1955 का सिविल राइट एक्ट पास किया गया और 1989 का SC ST एक्ट, इसमें कानून अपराध बना दिया गया कि अगर कोई मंदिर में घुसने से अलाउ नहीं करता, अगर कोई जात सूचक शब्द बोलता है या कोई गलत काम कराता है जाति के आधार पे, उसको क्या होगी, सजा होगी। अब लोग डरने लगे, ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब आपको क्या मिला, समानता के अधिकार से मिल रहा है। ऐसे फ्रीडम में देख लीजिए, फ्रीडम में आपको देखो बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, घर बनाने की स्वतंत्रता है, जो नौकरी, अब ये बताइए आप जो जॉब में जाना चाहते हो वो आप डिसाइड किए ना, आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए मैं कहूँ कि नहीं ये नहीं करेंगी आप, तो मेरे को अधिकार नहीं है। आप मुझे समझाओगे सर ऐसा है क्यों, आप हमें मन है करना है, तब भी मैं कहूँ आप करोगी तो मैं आपको जान से मार दूंगा, तो आप क्या करोगी, पुलिस में कंप्लेन कर दोगी, मेरी जेल में चला जाऊँगा, करता रहूँगा अपना विरोध। तो मैं विरोध नहीं कर सकता, वो आपकी इच्छा है, आप क्या बनना चाहते हो आप डिसाइड करोगे, मैं डिसाइड नहीं करूँगा, ये अधिकार है आपको मिला हुआ है। ऐसे ही आप देखो, आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी है। आप हो सकता है हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, तो क्या हिंदू धर्म में ही ज़िंदगी भर रहोगे, आपकी इच्छा। आप अगर कोई और धर्म चुनना चाहते हैं तो ये आपका अधिकार है, ये आपको अधिकार मिला हुआ है। फिर आप देख लो, आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है कि जैसे मान लीजिए 0 से 14 साल का कोई बच्चा है, उससे आप काम नहीं करा सकते। यहाँ तक कि अगर आपकी दुकान खुद की है तो भी आप बच्चे से काम नहीं करा सकते। ये नियम बनाया गया है। 14 साल से ऊपर वाला आदमी जो होगा 14 से 18 तक में दुकान में काम कर सकता है, लेकिन वो तब भी टफ काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपराध है। मतलब अगर 14 साल तक के बच्चे को अगर आप काम कराते हो, अपने घर में कराते हो, मान लीजिए, अब ये नहीं कि सब्जी लेने भेज दिया तो कोई क्राइम है, ये नहीं है। मान लीजिए आपकी दुकान है, मान लीजिए प्रॉपर, आपका बच्चा 9 साल का है, अब आप दुकान में उसको काम करवा रहे हो, ये अपराध है। पिताजी को 6 महीने की जेल होगी, ठीक है। तो इसलिए बच्चों से तो ये क्या रोका गया, रोका गया मौलिक अधिकारों में है ये। ऊपर से आप देखिए कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति भी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा आज के डेट में हो रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को एक वस्तु समझना। जैसे एक इंसान है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे शरीर की अगर कीमत देखोगे तो 5 करोड़ से 10 करोड़ भी हो सकती है। कैसे, मेरे पास किडनी पाई जाती है, 2 किडनी होती है, आपकी 2 किडनी कीमत तुम क्या सोचते हो, छोड़ा है 1 करोड़ 2 करोड़ मान लो 2 किडनी कीमत। जैसा मुर्गा फंस जाए सामने वाला, भाई किडनी उसको मान लीजिए सामने वाले को किडनी चाहिए, तो मैं अगर उससे बार्गेनिंग करूँ, मुझे 1 करोड़ दो, 1 किडनी का 1 दे दूंगा। अब भगवान ने इसलिए 2 किडनी दी है कि इमरजेंसी में काम आए तो 1 किडनी निकाल के बेच दो, कुछ होना नहीं है उससे, मैं आपको बता दूँ। 1 किडनी होगी, आप दौड़ नहीं पाओगे, भारी काम नहीं कर पाओगे। तो कौन सा भारी काम करना है, अगर 1 करोड़ मिल जाए तो 20 दे दोगे, एक आध मजदूर रख लोगे, 2-3 लेबर रख लोगे काम करने वाले, सैलरी देनी है ना, वो तुम्हारे बदले काम करेंगे। क्योंकि पता था कि लोग गलत काम करेंगे, गलत जब काम करेंगे तो किडनी खराब होगी, और जब किडनी खराब होगी तो 2 इसलिए भगवान दिया है। आँख भी देखो 2 दिया है, गलत आँख से देखो, गलत देखोगे तो 1 आँख फूटेगी, 1 आँख रही आए आपकी सलामत। कान भी इसलिए दिया, गलत सुनोगे 1 कान फूटेगा, दूसरा सही रहेगा, थप्पड़ जब पड़ेंगे तो कान तो फूटेगा ना। भगवान ने इसलिए 2 सामान दिए हैं जिस सामान से आप गलत कर सकते हो। तो मतलब मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इसलिए देखिए, पहले क्या था, पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी वेश्यावृत्ति के लिए। क्या होता, झारखंड छत्तीसगढ़ जो गरीब स्टेट थे वहाँ से लाते थे, लड़कियों को बेचते थे, ये गलत काम था, अभी भी गलत है। और अब क्या करते हैं, अब क्या हुआ, ह्यूमन आर्गन, जैसे हमारे यहाँ साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, आपको पता है हमारी आँखें मरने के बाद भी 48 घंटे जिंदा रहती हैं, 48 आवर्स। तो जब 48 आवर्स जिंदा है तो नेचुरल उसकी वैल्यू है। हमारी किडनी भी काम करती है, हार्ट, लंग्स। तो अब क्या करने लगे, उसको वस्तु समझने लगे। और यूरोपियन कंट्री में क्या होता है, हमारे देश में तो फिर भी मानवता है कि भाई को दिक्कत है, किडनी हम दे दिए, भाई है हमारा, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ बहुत प्रोफेशनल होते हैं, बोलते हैं हम नहीं दे पाएंगे। तो लोग पैसा तो है उनके पास, तो उनको किडनी एशियाई कंट्री, हमारे जैसे गरीब कंट्रियों से वो ले आते हैं। तो इसके लिए बाकायदा रैकेट चलता है और वो लोगों को पकड़ के लाता है, उनका किडनी। अभी सोचो, करीब एक पूरा 30,000 लोगों का एक पूरा वो था, कंटेनर था, किसी जहाज में आया, जब खोला गया तो पूरे बच्चे मिले, और बच्चों से क्या किया गया था, उनकी किडनी उडनी सब निकाल ली गई थी। भाई इंटरनेशनल मार्केट में उनकी कीमत है। तो
तो ये मतलब मेरा ये कहने का मतलब, ये सारी बातें जो बताने का मतलब है कि आपका रिट है, 5 टाइप के जो रिट्स हैं उसके आधार पे आप अपने अधिकार, मूल अधिकारों को आप पा सकते हो। और ये मूल अधिकार कहाँ से मिलते हैं? रिट जुरिडिक्शन बोलते हैं, रिट न्यायपालिका बोलते हैं, और न्याय सुप्रीम कोर्ट ये आपको देती है। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा पढ़ा दूंगा, रिट जुरिडिक्शन और पूरा सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट क्लास में होगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय हम दोनों ही कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं फिर। ओके, थैंक यू।